हाँ भाई, तो क्या ये साइकिल की तरह घूम रहा है बेटा? क्या तुम्हें वेव जाती हुई नजर आ रही है ना? जाओ वहां से चांद का एक टुकड़ा लेके आओ। तो क्या इस तक आवाज पहुंचेगी? तो जैसा कि मैंने बताया, साउंड एक चैप्टर के अंदर, एनुअल एग्जाम के अंदर तुम्हें कुल मिलाकर के 15 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, और ये चैप्टर के अंदर जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट है वो है वेव। इसको मैं पूरा क्लियर करूंगा, क्योंकि लोग क्लियर नहीं कर पाते हैं कि भाई साहब ये वाली जो वेव जाती है साइनोसाइडल वेव, और ये जो ऐसे डॉट 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 बना करके कंप्रेशन रेयरफेक्शन बनाते हैं, वो आखिर आपस में रिलेट कैसे करता है, इनका रिलेशन समझाएंगे। और साथ के साथ ये भी समझेंगे कि भाई साहब इनके न्यूमेरिकल्स किस तरीके से बहुत आसानी से किए जा सकते हैं। ठीक, और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि भाई साहब साउंड क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया अभी, साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एक ऐसी एनर्जी जिससे ह्यूमंस को जरूरी नहीं है, ह्यूमंस को भी, दूसरे भी एनिमल्स को परसेप्शन होता है। किस चीज का परसेप्शन? हियरिंग का परसेप्शन। वेरी गुड, हियरिंग का परसेप्शन होता है। ठीक है, तो अगली स्लाइड में यही कुछ बात लिखी गई है कि साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि सेंसेशन लाती है हियरिंग के लिए हमारे कान में। ठीक, इसमें एक और बात लिख रखी है जिससे कि यहाँ पे देख सकते हो, एकॉस्टिक वेव। ये एकॉस्टिक वेव क्या होता है? एकॉस्टिक वेव एक ऐसी वेव है, देखो साउंड जो है एनर्जी, साउंड क्या है? एक एनर्जी है, लेकिन एनर्जी ये जो है ना, ये फ्लोइंग एनर्जी है। ये एक जगह की स्टेबल एनर्जी नहीं है, ये एनर्जी कंटिन्यूअसली क्या करती है? फ्लो करती है। और ये फ्लो होने का इसके लिए एक पैटर्न है। ये कहता है कि मैं यूं ही फ्लो नहीं होता, मैं एक स्पेशल पैटर्न में फ्लो करता हूं जिसको बोलते हैं वेव। क्या बोलते हैं? वेव। भाई साहब पूरा चैप्टर साउंड के नाम से, लेकिन पूरी डिस्कशन इस वेव के ऊपर होती है। इस वेव का नाम, वेव नाम का चैप्टर आगे जाकर के आएगा तुम लोगों को 11 12 के अंदर, 12th के अंदर, वेव ऑप्टिक्स। वहां पे तुम लोग देखोगे भाई साहब कितना बड़ा टॉपिक है, लेकिन इस वेव की कुछ बातें जो बड़ी कंफ्यूजिंग है उसको आज हम लोग समझेंगे। इस वेव में एक चीज यहाँ पे लिखी है, एकॉस्टिक वेव। एकॉस्टिक वेव एक ऐसी वेव जो कि किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट लेती है अपने आप को ट्रैवल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल लाइट एक वेव है, इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एयर है, ठीक है, लेकिन इसको इसकी जरूरत नहीं है, ये फिर भी आ जाता। अगर एयर नहीं होता तब भी लाइट आती कि नहीं आती? आ जाती। यानी कि एक ऐसी चीज, एक ऐसा वेव जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो भी एग्जिस्ट करती है। और एक ऐसी वेव जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि साउंड, इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट है। मैं हवा में बात कर रहा हूं, हवा में बात नहीं कर रहा हूं, मतलब मैं एयर के अंदर रह करके बात कर रहा हूं, मैं एयर के अंदर रह करके बात कर रहा हूं, तो ही मेरी आवाज तुम्हारे तक आ रही है। मान लो मैं स्पेस में हूं, है ना? ये रहा चंदा मामा, चंदा मामा ये पीले पीले हो गए हैं, ठीक है, हल्दी वाला दिन है। अरे सुनो, यहाँ पे अगर यहाँ पर कोई एस्ट्रोनॉट है, ये जस्ट इमेजिन कोई एस्ट्रोनॉट है, अपना सूट वूट पहन करके, डोरेमोन लग रहा है यार, ठीक है यार, इमेजिन करो बस, ठीक है, अंदर एस्ट्रोनॉट, हाँ अब सही लग रहा है, अंदर एस्ट्रोनॉट है। अब अगर वो वहां से खड़ा है और यहाँ से ये आवाज दे, है ना, मान लो ये आवाज दे अपने दूसरे एस्ट्रोनॉट को, कोई हो, मान लो, अब जरूरी नहीं है कोई और हो, अ, आ जाओ बेटा भाई, तुम लोग को इसी में मजा आती है बेटा, है ना, घूम जाओ, ठीक है। तो ये दूसरा एस्ट्रोनॉट है, अगर ये कहे कि जाओ वहां से एक सामान लेके आओ, जस्ट इमेजिन, है ना, जाओ वहां से चांद का एक टुकड़ा लेके आओ, तो क्या इस तक आवाज पहुंचेगी? नहीं, नहीं पहुंचेगी। ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर के जरिए पहुंच जाएगी, लेकिन अगर ट्रांसमीटर खराब हो जाए तो क्या आवाज पहुंच पाएगी? नहीं पहुंच पाएगी। रीजन क्या है? क्योंकि स्पेस में एयर नहीं होता, वैक्यूम होता है। तो अगर एयर नहीं है तो क्या साउंड आगे की तरफ जाएगी? नहीं, क्योंकि साउंड को मीडियम की रिक्वायरमेंट है। अगर इन दोनों को ऐसी कंडीशन में जहां ट्रांसमीटर टूट जाए, बात करना है, तो ये लोग अपनी चोंच से चोंच ऐसे सटाएंगे, हेलमेट को ऐसे सटा देंगे और फिर बात करेंगे। तो क्या होगा भाई साहब, ये देखना, इसके 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 ऑडिबल रेंज यहां तक, यहां से आगे जाएगी, जाने के बाद ये इसके हेलमेट से टकराएगी, इसके हेलमेट से यहां आएगी और ये इसके कानों में सुनाई देगी, आहा, चांद का टुकड़ा मांग रहा है। समझ में आया? ठीक है, तो साउंड एक एकॉस्टिक वेव है। आगे समझना, साउंड और एनर्जी का क्या रिलेशन, मैंने अभी बताया साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है, यही लिखता है, साउंड इज नॉट अ मैटर, ये कोई मैटर नहीं है, ये हवा नहीं है साउंड। फॉर एग्जांपल कहीं अगर बम फटता है तो तुम लोगों ने देखोगे एक वेव आती है तुम्हारी तरफ, तुम्हें लगता है कि यार हवा आ रही है तुम्हारी तरफ, हवा आ नहीं रही है ना। एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन ये होता है, लोगों को लगता है कि अगर मैं यहां से बोल रहा हूं, जस्ट इमेजिन, ये लेट्स से ये तुम्हारा मास्टर है, ठीक है, हाँ थोड़े से बाल हैं, ठीक है, इमेजिन ये यहां से कुछ बोल रहा है, ये यहां से कुछ बोल रहा है, तो तुमको ये लगता है कि जो एयर का पार्टिकल यहां मौजूद था, जो ये एयर का पार्टिकल यहां मौजूद था, वो ट्रैवल करके आगे तक आता है और तुम्हारे कानों तक पहुंचता है। गलत है,
ये एयर का पार्टिकल आगे आता ही नहीं है, एयर का पार्टिकल आगे आता ही नहीं सर। आता क्या है फिर आगे? उसकी एनर्जी आगे ट्रेवल होती है। अब ये कैसे मैं आगे समझाऊंगा, है ना? ये चीज कैसे होगी मैं आगे समझाऊंगा। पहले उससे पहले ये देखना, रिक्वायर्स एनर्जी टू प्रोड्यूस। भाई साहब मैं इतनी देर से कल्ला फाड़ फाड़ करके तुम लोगों को बता रहा हूँ, साउंड साउंड साउंड, एनर्जी लग रही है ना, खा के आए हैं ऊपर से, एनर्जी लग रही है, ठीक है? तो वो एनर्जी कहाँ यूटिलाइज होगी? यहीं पे यूटिलाइज होगी, ठीक। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो भाई साहब ये जो एनर्जी आ रही है कहां से आ रही है? मैं खा रहा हूं, खाने के बाद एनर्जी ग्लूकोज के फॉर्म में मेरे ब्लड में आ रही है, ब्लड के बाद वो लैरिंग्स में जा रही है, लैरिंग्स के अंदर दो लैरिंग्स आपस में से ताली बजा रहे हैं बहुत तेजी से। वो ताली जब बजा रहे हैं बहुत तेजी से, उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रही है। बहुत तेजी से ताली बजा रहे हैं, तुम लोग बहुत बेकार हो यार। बहुत तेजी से ताली बजा रहे हैं, बहुत तेजी से ताली बजा रहे हैं, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? ये आवाज आती क्यों? जब दो मेम्ब्रेन्स आपस में टकराती हैं तो आवाज आती है ना? मैंने वोकल कॉर्ड का एक बार स्ट्रक्चर बनाया था, वो देना यार, पन्ना सुपारी वाला। अरे क्लासमेट वाला वो साफ रहता है, तुम लोग रफ लेकर के आते इतना गंदा महकता है। बस ये हाथी का वोकल कॉर्ड बनेगा इससे। मैं इस पेज की मदद से वोकल कॉर्ड बना के दिखाता हूँ, ठीक है? देखना मैंने क्या किया, इस चीज को ऐसे फोल्ड किया, ठीक, फोल्ड किया, और बहुत बड़ा है यार, ये तुम रखना तुम्हारा वोकल कॉर्ड। अच्छा सुनो, ये भी तुम रखना, बस मेरे को इतना ही काफी है। छोटे लोग छोटी सोच, ठीक है? तो ये हमारे वोकल कॉर्ड की तरह कैसे काम करते हैं। देखो वोकल कॉर्ड में मैंने बताया दो मेम्ब्रेन आपस में ऐसे टकराती है। देखो दो मेम्ब्रेन कुछ इस तरीके से, ठीक है? अब ये दो मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होती है ना? ये स्पेस होती है, मैं दिखाऊं कुछ इस तरीके से, है ना? वो वाला दो यार, ये तुम्हारा देखो 10,000 रुपया लिख रहा है उस पर, देख लो। किसको बेचोगे? वो नोट है ना, शुक्ला, देखो भाई। अच्छा ये लो 20,000 रुपया, इस पे भी लिख लो। अच्छा सुनो, हाँ बैंक में जमा करवा रहे, ये सही है। अच्छा देखो वापस, क्या ये दो मेम्ब्रेन है? यही दो मेम्ब्रेन आपस में ताली बजाएगी तो आवाज आएगी। मैं जब भी बोलता हूं मेरी आवाज, तुम लोगों ने अगर कभी गाना गाया हो, सा रे गा मा पा धा नी सा नी दा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नी सा नी दा पा मा गा रे सा, लास्ट में क्या हुआ? मेरी आवाज रुक गई, क्यों? क्योंकि मेरे लंग्स की एयर खत्म हो गई, यानी लंग्स की एयर निकल रही है, तभी जा करके ये आवाज प्रोड्यूस हो रही है। अब मैं देखो इसमें से भी आवाज निकालूंगा, बहुत तेज था ना? हुआ क्यों? अच्छा सुनो, हुआ क्यों? क्योंकि ये वाली मेम्ब्रेन, ये इधर की तरफ वाली मेम्ब्रेन, इधर की तरफ वाली मेम्ब्रेन आपस में टकरा रही है। जब टकरार होगी तो क्या आवाज आएगी? आएगी। तो यही आवाज तो हमारी वोकल कॉर्ड से भी आ रही है। अब ये क्या कह रहा है कि भाई साहब अगर कभी भी आवाज आनी है तो करार होनी है। जैसे कि मैं क्लैपिंग कर रहा हूं, मस्कुलर एनर्जी कन्वर्ट हो रही है साउंड एनर्जी के अंदर। यानी कि सर ले दे करके मस्कुलर एनर्जी, ये एनर्जी वो एनर्जी हटाइए, एक बार में एक चीज लिख दीजिए। वो क्या लिखूंगा देखना, मैकेनिकल एनर्जी। क्या बेटा? मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है साउंड एनर्जी के अंदर। बात क्लियर है? ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन है, कैन साउंड बी प्रोड्यूस विदाउट एनर्जी? नहीं, साउंड को एनर्जी चाहिए। फिर विच एनर्जी इज यूज्ड टू प्रोड्यूस साउंड? कौन सी एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब आता है प्रोडक्शन ऑफ साउंड। देखो भाई साहब इसमें इस पूरे एक्सपेरिमेंट में मैं बता देता हूं क्या होता है। ट्यूनिंग फॉर्क लिया जाता है, देखते हो यही है ट्यूनिंग फॉर्क। अब इस ट्यूनिंग फॉर्क को ऐसे ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे टन से मारते हैं, तो अब हमको नजर आता है कि ट्यूनिंग फॉर्क कुछ इस तरीके से है, नॉर्मली है, मूव नहीं कर रहे, लेकिन उससे आवाज आ रही है, टन टन आवाज आ रही है। तो हमने देखने के लिए कि ट्यूनिंग फॉर्क आवाज निकाल कैसे रहा है, इस ट्यूनिंग फॉर्क को यहां रखा और एक पेंडुलम से एक बॉब को लटका दिया। बॉब को मैंने पहले ट्यूनिंग फॉर्क को हिट किया, साउंड आ रही है, मैंने बॉब को उस पर टच किया। जैसे ही बॉब उस पर टच होता है, बॉब बाउंस करने लगता है। रीजन पता चलता है कि वो ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट कर रहा था। क्या कर रहा था? वाइब्रेट कर रहा था। इसका मतलब है सर कि जब भी कभी, कंक्लूजन देखो, डायरेक्ट कंक्लूजन, वाइब्रेट अगर कोई ऑब्जेक्ट कर रहा होता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? साउंड प्रोड्यूस करता है। तो वाइब्रेशन, रैपिड टू एंड फ्रो मोशन को कहते हैं वाइब्रेशन, ठीक है ना? पूछ लेते हैं कुछ लोग कि वाइब्रेशन क्या होता है। रैपिड टू एंड फ्रो मोशन को वाइब्रेशन कहते हैं, ठीक है? जैसे मान लो ये टू एंड फ्रो मोशन है, सर वाइब्रेशन है, हाँ वाइब्रेशन। साउंड आ रही है? आ रही है, हमें नहीं सुनाई दे रही है,
ऑडिबल रेंज नहीं है, हमें नहीं सुनाई दे रही है। यानी कि हर वाइब्रेशन से साउंड तो आती है, पर वो साउंड हमें सुनाई दे, ये बात जरूरी है क्या? यानी एक स्पेसिफिक वाइब्रेशन वाली ही साउंड हमें सुनाई देती है, वो क्या है आगे आकर के देखेंगे, जब फ्रीक्वेंसी देखेंगे। तो प्रोपगेशन ऑफ साउंड समझना कि भाई साहब साउंड पहले तो ट्रेवल कैसे कर रही है ना? साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? मीडियम की रिक्वायरमेंट है। तो साउंड की मूवमेंट जो है, जो वेव के फॉर्म में होती है, वो मीडियम रिक्वायर करती है। आगे लिखा है वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल टू ट्रांसफर द एनर्जी। अब मैं ये पूरी चीज को मैं एक पेज से समझाऊंगा, ठीक है, एक ट्यूनिंग फोक से समझाऊंगा। वो अगर कंसेप्ट समझ गए तो मैं प्रोपोगेशन ऑफ साउंड में कभी कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, समझना। इधर देखो, मान लो ये ट्यूनिंग फोक है ना? अरे यार ट्यूनिंग फोक, हाँ ले लो यार, ट्यूनिंग फोक ले ले ऐसे। ठीक है, ट्यूनिंग फोक है, साधारण सी ट्यूनिंग फोक है, और इसके अगल बगल की हवा भी एकदम साधारण सी है, नॉर्मल सी है, कोई दिक्कत? भाई साहब हवा एकदम साधारण है, अगर आप लोगों ने गैस छोड़ी हो तो वो बात अलग है। तो हवा एकदम साधारण है। अब क्या करता हूं मैं, इसको टस मारता हूं। ठीक है, जैसे ही मैं मानूंगा इसको तो समझना क्या होगा, क्या होगा? ये ट्यूनिंग फोर्क आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, ये ट्यूनिंग फोर्क आगे की तरफ, ये वाली विंग देख रहे हो, ये आगे की तरफ आगे, ये आगे की तरफ आगे। ठीक है, ये वाली जो विंग है इसकी आगे की तरफ आगे, आगे की तरफ आई तो क्या हुआ? इतने इलाके में इतने इलाके में जितनी एयर थी आगे की तरफ ढकेल दिया इसने। तो इतने इलाके में जितनी एयर थी वो ढकेलने की वजह से क्या हो गया, सारी की सारी हवा यहाँ पे पास पास आ गई। लेकिन बाकी जगहों पे हवा वैसे की वैसी ही थी। हाँ ना बोले यार? सही है। ठीक है, बाकी जगहों पे एयर वैसे के वैसे ही थी। उसके बाद ये ट्यूनिंग फोर्क वापस से पीछे आएगा। जब वापस से पीछे आएगा तो कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से तो वापस से यहाँ पे जगह बन जाएगी और एयर दूर दूर हो जाएंगे, है ना? लेकिन ये चीज आगे की तरफ मूव करेगी, ये चीज आगे की तरफ ऐसे 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 मूव करेगी, देखते रहना, है ना? ये नॉर्मल एयर है और ये वाला पार्ट जहाँ पे डेंस है वो आगे की तरफ मूव कर रहा, बाकी उसके आगे भी सारी एयर नॉर्मल है, कुछ इस तरीके से। तो तुमको नजर आ रहा होगा कि सर पहले एयर नॉर्मल थी और यहाँ पे जहाँ पे डेंसिटी बहुत ज्यादा है, ये वाली चीज ये आगे की तरफ मूव कर गई, आगे की तरफ मूव कर गई। अब एक बात समझना, मैं क्या करता हूं, एक पार्टिकल है उसको अलग सा कलर दे रहा हूं, है ना? ये वाला पार्टिकल मैंने इसको येलो कलर दे दिया। जब मैंने इस पार्टिकल को येलो कलर दिया, ठीक है, हुआ क्या कि ये वाइब्रेशन हो रहा है, जब वाइब्रेशन हो रहा है तो मुझको ऐसा लग रहा है कि ये येलो वाला पार्टिकल उठ के यहाँ पे आ गया, येलो वाला पार्टिकल उठ के यहाँ आ गया। जैसे जैसे ये डेंस वाला एरिया आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ये येलो वाला पार्टिकल आगे आ रहा है। गलत है, डेंस वाला एरिया आगे बढ़ रहा है, ये पार्टिकल यहीं का यहीं है। सर ऐसा कैसे हो गया? ऐसा ऐसे हुआ, सुनना। ये येलो वाले ने इसके सामने वाले को ढकेला और खुद रेस्ट पे आ गया, फिर उसके सामने वाले ने उसके सामने वाले को ढकेला, फिर वो भी खुद पे रेस्ट पे आ गया। यानी कि हर अगले पार्टिकल सामने वाले को ढकेलेंगे फिर खुद पे रेस्ट पे आ जाएंगे, फिर ये सामने वाले को ढकेलेगा खुद रेस्ट पे आ जाएगा, फिर ये सामने वाले को ढकेलेगा खुद रेस्ट पे आ जाएगा। यानी कि जो डिस्टर्बेंस है वो आगे की तरफ बढ़ती जा रही है, पार्टिकल वहीं का वहीं है कि नहीं है? तो डिस्टर्बेंस देखो आगे की तरफ बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है? डिस्टर्बेंस। और यही डिस्टर्बेंस क्या है? एनर्जी है कि नहीं है? और इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? साउंड एनर्जी। तो तुमको नजर आ रहा होगा ये एक तरह का मैकेनिकल पुश है, मैकेनिकल पुश है मीडियम की इस एयर के पार्टिकल्स को, जो कि पार्टिकल्स को पास पास ला रही है। जब पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं, है ना, पास पास आ जाते हैं तो इनको बोला जाता है कंप्रेशन। क्या बोलते हैं? कंप्रेशन। और जो पार्टिकल्स दूर दूर रहते हैं तो उनको बोलते हैं रेयरफेक्शन। बात क्लियर है? ठीक है, तो कुछ इस तरीके से साउंड प्रोड्यूस होती है, बात क्लियर है? यही तरीका है साउंड के प्रोडक्शन का, साउंड ऐसे ही प्रोड्यूस होती है। अब मैं आगे एक और चीज पे आता हूं, इधर किधर, पहले पीछे यही देख लो। अच्छा, यहाँ पे क्लियर डायग्राम है, देखो ये नॉर्मल एयर है, जैसे ही हिट करते हैं यहाँ की एयर कंप्रेस हो जाती है, कंप्रेशन रीजन बन गया। ठीक है, ये वापस से अपनी पोजीशन पे आता है, यहाँ पे नॉर्मल एयर आ जाती है, लेकिन यही कंप्रेशन आगे की तरफ बढ़ जाता है। कंप्रेशन आगे की तरफ बढ़ रहा है लेकिन यहाँ के पार्टिकल यही का यही है, यहाँ के पार्टिकल देखो यही का यही है और ये एनर्जी आगे की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा, नियर पार्टिकल जो है वाइब्रेट करेंगे और हर अगला पार्टिकल उसके सामने वाले पार्टिकल को पुश करेगा, जिसकी वजह से वो खुद अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा और एनर्जी आगे की तरफ चली जाएगी। यानी कि डिस्टरबेंस मूव करती है आगे की तरफ और ये कान की तरफ पहुंच जाएगी। बात क्लियर है? ठीक है, तो यही चीज यहां पर भी बना रखा है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखो, साउंड मूव फ्रॉम सोर्स टू लिसनर, पार्टिकल डू नॉट ट्रैवल डिस्टर्बेंस। अच्छी बात है, बताओ। ठीक है, यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब भाई साहब ये पूरी कथा जितनी हम लोगों ने देखी, इन सब को समझने के लिए मैंने बताया एक चीज है जो पूरे चैप्टर के अंदर डिस्कस होती है, वो क्या है? वेव है। सर ये वेव की कहानी क्या है? सुनना,
वेव वेव एक ऐसा डिस्टरबेंस है जो कि मीडियम में या मीडियम के बिना भी ट्रैवल कर सकता है। यहाँ पे तो सब लिखा है कि थ्रू ए मीडियम ना, जरूरी नहीं है कि वो उसको मीडियम की ही जरूरत पड़े। ठीक, जरूरी नहीं है कि उसको मीडियम की जरूरत पड़े, तो मैं थ्रू ए मीडियम को काट दे रहा हूं। अब समझना, साउंड एक किस्म की वेव है, उसको एक मटेरियल चाहिए, एक मीडियम चाहिए जिससे वो ट्रैवल कर सकता है। अच्छी बात है। मैं वेव को अगर क्लासिफाई करूं, सुनना, वेव दो किस्म की होती है, एक मैकेनिकल वेव और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव एक ऐसी वेव होती है जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सर अगर इसको मीडियम दे दिया जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इस उसके बिना भी खुश है, उसके साथ भी खुश है। इसकी खुशी इसके हाथ में है, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। और आप लोग भी ऐसे रहिए, अपनी खुशी अपने सेल्फ डिपेंडेंट, इमोशनली सेल्फ डिपेंडेंट बनिए। ठीक है, तो मैकेनिकल वेव्स क्या है, मीडियम रिक्वायर्ड है। अब इसमें हम लोग दो किस्म की वेव पढ़ेंगे, दोनों की शक्ल दिखाता हूं तुमको। ये पहले तो देख लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये इस फॉर्मेट में होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे चलती है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे चलती है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, नहीं पढ़ना। ठीक, एग्जांपल सुन लो, लाइट, रेडियो वेव, रेडिएशन, ये सब क्या है, गामा रेज, अल्फा गामा रेज और ये बीटा रेज, जितनी भी हैं ये सब के सब कैसी होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लेकिन भाई साहब जो मैकेनिकल वेव है ये कैसा होता है, ये होता है हमारा एक्वेस्टिक, अरे एकॉस्टिक वेव। ठीक है, एक्विस्टिक याद आ रहा है, प्यास लगी, एक्विस्टिक, सो एकॉस्टिक वेव होती है। ठीक है, अब इसके अंदर दो किस्म की वेव तुम लोगों ने बुक में देखी होगी। सर एक तो ऐसी रहती है जो अभी पीछे साउंड का आपने दिखाया था, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, ऐसा ही कुछ रहता है। और एक रहता है यू 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 यू, है ना। अब ये यू 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 वाला क्या है, मैं तुमको एक बार हल्की सी झलक दिखा दूं ताकि आगे जाकर के तुमको समझ में आ जाए जब मैं पूरी चीजें को बनाऊंगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, कुछ ऐसा शेप वापस से बना दे रहा हूं ताकि तुमको समझ में आ जाए। नहीं, छोटे हो जाओ, बड़े हो जाओ। हाँ भाई सुनो, सुनो, ये है हमारी ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, क्यों ट्रांसवर्स वेव कहते हैं इसमें, और उस वाली वेव को क्यों लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं, एक बार यहां पे देख लेना। यहां पर जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं ना, मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं, उनका वाइब्रेशन कैसे होता है। यहां पे जो मीडियम के पार्टिकल है, सिलेक्ट हो जाओ, मीडियम का यहां पे जो पार्टिकल है ये कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे ट्रैवल करता है, मतलब मूव करता है, टू एंड फ्रो मोशन इसका ऊपर नीचे होता है, लेकिन डिस्टरबेंस आगे की तरफ जा रही है। बात समझना, एनर्जी इधर की तरफ फ्लो हो रही है, एनर्जी की फ्लो की डायरेक्शन कैसी है, एनर्जी की फ्लो की डायरेक्शन इधर की तरफ है, लेकिन पार्टिकल का डिस्टरबेंस परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ एनर्जी है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव उसको कहते हैं जिसमें एनर्जी एनर्जी भी इधर की तरफ हो और पार्टिकल का टू एंड फ्रो मोशन भी ऐसे ही इसी डायरेक्शन में। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव को समझने के लिए तुमको ट्रांसवर्स वेव आना चाहिए। ठीक है, अब ट्रांसवर्स वेव की कुछ कहानी है, क्या चीज, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, क्या है, ओरिजिन। यहां से वेव चलना शुरू होती है कुछ इस तरीके से, कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो तुमको आनी चाहिए। ये इसका पीक पॉइंट है, इसको बोलते हैं क्रेस्ट। सच्चाई तो ये है कि पीक पॉइंट को क्रेस्ट नहीं, पीक रीजन को बोलते हैं, यानी ये पूरा इलाका क्रेस्ट कहलाता है। ठीक, पर एनसीईआरटी लिखती है कि टॉप मोस्ट पॉइंट वो क्रेस्ट है। ठीक, उसी तरीके से बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ द वैली इज कॉल्ड ट्रफ। ठीक है, और सच्चाई तो ये है इस पूरे इलाके को ट्रफ बोलते हैं। ठीक, ठीक, दो क्रेस्ट के बीच की दूरी, या फिर मैं इधर से वेव और बढ़ा दूं तो दो ट्रफ के बीच की दूरी, ये वाली दूरी, ये वाली, ये क्या कहलाती है, वेवलेंथ कहलाती है। वेवलेंथ का रिप्रेजेंटेशन लैम्डा से होता है। ठीक है, ये जितनी ये वाली लेंथ होगी उतनी ही लेंथ इसकी भी होगी। ठीक, क्रेस्ट की दूरी जो इस प्रिंसिपल एक्सिस से होती है, वो मैक्सिमम दूरी, जो मैक्सिमम ऊंचाई तक पहुंच सकता है पार्टिकल, वो क्रेस्ट तक पहुंच सकता है, तो वो हाइट कहलाती है एम्पलीट्यूड। जितनी ऊपर उतनी नीचे, बात क्लियर है। तो ये हो गया हमारा एम्पलीट्यूड। इसके बाद एक और लास्ट में तुमको बताऊं कि
वन साइकिल क्या होता है ना? वेव्स के अंदर क्या होता है ना, साइकिल होता है कि एक साइकिल की वेव है, दो साइकिल की वेव है। तो देखना, यहां से शुरू करूं, चलते 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 चलते, यहां से लेकर के चलते चलते यहां तक, इसको बोलते हैं वन साइकिल। क्या बोलते हैं? वन साइकिल। ठीक है, और अगर मैं सिर्फ और सिर्फ यहां से लेके यहां तक आ जाऊं तो इसको बोलते हैं हाफ साइकिल। कोई दिक्कत? मैं इसको दिखाता हूं क्यों बोलते हैं। हाँ भाई, तो क्या ये साइकिल की तरह घूम रहा है बेटा? ठीक है, घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? मैं इसको पॉज करूंगा, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी बढ़ा के पॉज करें। 3 2 1 स्टॉप। थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, मैं चाह रहा था कि ये ग्रीन वाला पॉइंट इधर ही रुक जाए। अच्छा एक बात देखना, जब ये ऊपर से लेके एक पूरा देखो, ये यहाँ से ये वाला पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ आ रहा है, तो इसका सिर्फ इतना पार्ट डेवलप हो रहा है, ये वाला पार्ट, ऊपर वाली पहाड़ी। जब ये आधा साइकिल और कर डेवलप कर रहा है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आ रही है वेव, यानी कि फुल वेव, वन वेव कहाँ से है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। बात क्लियर है? तुम लोग एक चीज देखो, एनर्जी आगे की तरफ जा रही है, एनर्जी आगे की तरफ जा रही है, लेकिन ये ग्रीन वाला पार्टिकल देखो ऊपर नीचे है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये क्या होगा? ट्रांसवर्स वेव। क्या होगा? ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव वो होता है जिसके अंदर पार्टिकल ऊपर नीचे हो पर एनर्जी इधर की तरफ हो, एनर्जी की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर होना चाहिए पार्टिकल का मूवमेंट। बात क्लियर है? इसी को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज समझ गए, ये हाफ साइकिल, ये फुल साइकिल। क्लियर है? अब दो टर्मिनोलॉजी बचती है, वो है एक फ्रीक्वेंसी, कुछ ज्यादा ही बड़ा मार्कर हो गया। ठीक है, दो टर्मिनोलॉजी बचती है, एक है वो है फ्रीक्वेंसी और एक है हमारी टाइम पीरियड। अब ये क्या होती है, इस चीज को भी सुन लो। एक मिनट के अंदर, एक सेकंड के अंदर, या पहले टाइम पीरियड सुनना ताकि उसमें थोड़ा आसानी पड़ेगी तुमको। ठीक है, टाइम पीरियड पहले सुन लो। एक साइकिल है कुछ इस तरीके से, ठीक है, एक साइकिल है। अगर मैं कहूं ये साइकिल, तुम याद कर रहे हो, एक से एक एनर्जी आगे की तरफ बढ़ रही थी, बढ़ रही थी। ठीक है, तो ये साइकिल को आगे आने में, आगे आने में कितना टाइम लग रहा है एक पॉइंट से जाने में? सर क्या कह रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इधर देखना, ये मान लो एक पॉइंट है, ठीक है। अब मैं घड़ी लगाता हूं, मैं घड़ी लगाता हूं, मैं चालू करता हूं, टिक 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 टिक, ये रोक दिया मैंने घड़ी। एक कंप्लीट साइकिल को इस जगह से पास होने में कितना टाइम लगा? बात समझे? इस एक पॉइंट से पास होने में कितना टाइम लगा, इसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। इसका रिप्रेजेंटेशन किससे होता है? कैपिटल टी से होता है। कोई दिक्कत? ठीक, तो ये होता है टाइम पीरियड। सर, सर वो सब तो ठीक है, ये कितने टाइम में जाता है वो टाइम पीरियड होता है। मान लीजिए मेरा परसेप्शन ये हो कि एक सेकंड के अंदर इस व्हाइट वाली लाइन से कितनी साइकिल पास कर गई। मैं एक एग्जांपल लेकर के दिखाता हूं, है ना, एक एग्जांपल। ठीक है, ये देखो कितनी साइकिल है, देखना, वन साइकिल, टू साइकिल, 2.5 साइकिल, यानी कि 2.5 साइकिल। कितनी साइकिल है? 2.5 साइकिल्स। अब मैंने कहा कि सर इस साइकिल को इस पॉइंट से निकलने में 1 सेकंड लगा, यहां से यहां आने में 1 सेकंड लगा, 1 सेकंड लगा। तो मैं बोलूंगा कि बताओ 1 सेकंड में इस पॉइंट से कितनी साइकिल पास हो रही है? तुम बताओगे 2.5 साइकिल। इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इसी को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। यानी कि सर फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितने साइकिल पर सेकंड है, कितने साइकिल पर सेकंड है। हाँ बेटा, इसी को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। और सुनना, जो फ्रीक्वेंसी है, जो फ्रीक्वेंसी है, जो कि अभी मेरा आया 2.5 साइकिल, साइकिल पर सेकंड, इसी साइकिल पर सेकंड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक एसआई यूनिट हर्ट्ज से। किससे? हर्ट्ज से। बात क्लियर है? ठीक। और एक और खास चीज, एक बात बताओ, एक बात बताओ, मैं इसी चीज को लिख रहा हूं। अगर एक सेकंड के अंदर 2.5 साइकिल्स कवर हो रहे हैं, एक सेकंड में 2.5 साइकिल कवर हो रहे हैं, तो कितने सेकंड के अंदर वन साइकिल कवर होगी? सर गोली बिस्किट लगा दो, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, एरो की जगह इक्वल टू, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू 1/2.5, पॉइंट हटेगा, ये लगेगा 5 5 25, 5 2 10, 5 4 20, यानी x इज इक्वल्स टू 0.4 सेकेंड। यानी कि सर एक साइकिल को पास होने में कितना टाइम लग रहा है? ये क्या टाइम पीरियड नहीं है?
टाइम पीरियड तो यही था ना कि एक साइकिल को एक जगह से जाने में कितना टाइम लग रहा है, जो कि 0.4 सेकंड आ गया। इसका मतलब यही तो टाइम पीरियड है। मैं अब तुमको एक फाइनल रिलेशन बताना चाह रहा हूं जो मैंने इस चीज से निकाला। मैंने फ्रीक्वेंसी की मदद से टाइम पीरियड निकाला। मैं चाहता तो टाइम पीरियड की मदद से फ्रीक्वेंसी निकाल सकता था। आगे जाकर के तुम लोग एक फॉर्मूला पढ़ोगे, एक रिलेशन देखोगे, वो क्या है कि फ्रीक्वेंसी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम पीरियड के। हाँ ना बोल भाई, अरे आया नहीं आया? ठीक है, फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड है। फिर प्रोपोर्शनैलिटी हटी तो पता चला कांस्टेंट की वैल्यू भी 1 है, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 बाय टाइम पीरियड हो गया। कोई दिक्कत? फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी को कुछ लोग एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ लोग एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, पर एनसीईआरटी इसको कैसे रिप्रेजेंट करती है? न्यू से। ये एक ऐसा वी है जिसकी दोनों चोटियों में आंधी लगी हुई है, आंधी से उड़ रही है। ठीक है, तो ये न्यू कहलाती है, NEU, न्यू। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल टी टाइम पीरियड। कोई दिक्कत? हाँ ना बोल भाई। हाँ ठीक है, तो यही चीज अभी मैंने देखा जो वेव के अंदर मैं बताना चाह रहा था, वो तुम लोगों को यहाँ पे समझ में आ गई कि सर लैम्डा क्या होता है, क्लियर हो गया। वेवलेंथ क्या होता है, ठीक है। वेवलेंथ क्या होता है मुझे नहीं जानना अभी, है ना, पर वेवलेंथ होता क्या है? दो क्रेस्ट के बीच की दूरी। टाइम पीरियड क्या होता है मुझे समझ में आ गया, है ना, कि एक पॉइंट से एक साइकिल को जाने में कितना टाइम लग रहा है, ये टाइम पीरियड है। सर फ्रीक्वेंसी क्या होती है ये भी समझ में आ गया कि एक सेकंड में एक पॉइंट से कितनी वेव्स पास कर गई, तो वो फ्रीक्वेंसी होती है। अब मैं तुमको कुछ और चीज बताता हूं, वो है फॉर्मूले से रिलेटेड। जैसे मान लो तुम लोगों ने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला, कहाँ गया यार, अच्छा छुपा के रखा है। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, पढ़ा है। साउंड के अंदर स्पीड ऑफ साउंड निकाला जाता है, स्पीड ऑफ साउंड निकाला जाता है। अब एक चीज समझना, मेरी एक ट्रिक समझो, ट्रिक। क्या चीज? ट्रिक नहीं, ट्रिक। जब भी कभी डिस्टेंस की बात की जाएगी साउंड चैप्टर के अंदर, किसकी बात की जाएगी? डिस्टेंस की बात की जाएगी, तो तुम लोग एक पर्टिकुलर चच्चा को याद करोगे। चच्चा का नाम क्रेस्ट से क्रेस्ट की दूरी वेवलेंथ, चच्चा का नाम वेवलेंथ है, जो कि किससे रिप्रेजेंट होता है? लैम्डा से। भाई साहब लेंथ है ना, लेंथ किस में मेजर होती है? डिस्टेंस, है ना, यानी कि मीटर्स में मेजर किया जाएगा। लैम्डा की यूनिट क्या होगी? मीटर होगी, डिस्टेंस है। तो जब भी कभी सर डिस्टेंस की आप बात करेंगे, मुझको यूज क्या करना है? लैम्डा यूज करना है, और लैम्डा मीटर में होना चाहिए। बात क्लियर है? जब भी कभी टाइम, बेटा देखो मैं बार बार बता दे रहा हूं, मैं ट्रिक बता रहा हूं, कंसेप्ट नहीं। ये टाइम मैं खाली फॉर्मूला लर्न करने के लिए बोल रहा हूं, है ना। आगे क्वेश्चन में ये टाइम का मतलब टाइम पीरियड नहीं होगा, क्योंकि इधर मेरी ट्रिक के अंदर यही टाइम क्या है? टाइम पीरियड है, ये ट्रिक के अंदर है। बात क्लियर? ठीक है, अब सुनना। स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल्स टू, सर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस की जगह लैम्डा रख देते हैं, टाइम की जगह टाइम पीरियड रख देते हैं, यानी स्पीड ऑफ साउंड इज नथिंग बट लैम्डा पर यूनिट टाइम। हाँ बेटा यही। अब कुछ लोग स्पीड ऑफ साउंड को वेलोसिटी के v से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, कोई गलत नहीं है। एक बात बताओ, अभी हमने देखा कि जो फ्रीक्वेंसी न्यू है, मैं इधर लिख देता हूं, जो फ्रीक्वेंसी न्यू है वो 1 अपॉन टाइम पीरियड है, सही है। सर ऐसा भी तो हो सकता है सर, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, ये भी सही है। दोनों बात सही है कि नहीं है? हाँ ना बोल यार। ठीक है, तो अभी तक मैंने जो भी बताया इसके अंदर मैंने v बताया, जो कि वेलोसिटी है। क्या है? वेलोसिटी। किसकी वेलोसिटी? साउंड की वेलोसिटी। इसकी यूनिट क्या रहेगी? मीटर पर सेकेंड। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है, वेवलेंथ की यूनिट क्या होगी बेटा? मीटर होगी ऐसा ही यूनिट के अंदर। टाइम, कैपिटल टी क्या है? टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, इसकी यूनिट क्या होगी? सेकेंड। ठीक है सर, न्यू क्या है बेटा? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, एक क्वेश्चन आया था सर न्यू की जो है यूनिट बताना था उसके अंदर, लेकिन वहां पे ऑप्शन के अंदर जो आपने पढ़ाया हर्ट्ज वो था ही नहीं, वहां पे कुछ और था। मैंने कहा बेटा क्या था? उसने बताया सर वहां पे था सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स ये कैसे? देखना, क्या न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड है? क्या न्यू इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड है? टाइम पीरियड की यूनिट क्या होती है बेटा? सेकंड। सेकंड ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा? सेकंड की पावर -1। सर ये ऐसा भी होता है? हाँ बेटा होता है, फिजिक्स में ऐसा होता है। जब तुम लोग 11th में आओगे तब तुम लोग यूनिट एंड डायमेंशन नाम का पहला चैप्टर फिजिक्स का पढ़ोगे, तब समझ में आएगा अच्छा यूनिट ऊपर आती है तो सेकंड ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा? सेकंड इनवर्स। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट ये भी होती है। बात क्लियर है?
ठीक है, तो हर्ट्ज भी है साथ के साथ सेकंड इनवर्स भी, कहां गया सेकंड मेरा, ठीक है, हर्ट्ज भी है और सेकंड इनवर्स भी है। अच्छा सर, वेलोसिटीज ऑफ साउंड इज लैम्डा अपॉन टाइम पीरियड। मैं अगर इस टाइम पीरियड को बाजू में लाके 1 अपॉन टाइम पीरियड करके मल्टीप्लाई कर दूं, गलत हो जाएगा क्या? नहीं होगा। क्या 1 अपॉन टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी होती है? तो अगर मैं वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू लैम्डा न्यू से रिप्रेजेंट करूं, गलत हो जाएगा क्या? गड़बड़ी मत करना, ये न्यू है, ये वेलोसिटी है। क्लियर है? इन्हीं फॉर्मूले से खाली पेपर बनेगा, अगर न्यूमेरिकल आएगा तो इन्हीं से बनेगा। क्लियर है? क्लियर है? एक जो है छोटा सा मैं न्यूमेरिकल ही दे देता हूं कि जैसे मान लो टाइम पीरियड मेरे पास दे दिया 0.4 सेकेंड्स, ठीक है, 0.4 हटाओ, 0.8 सेकेंड्स, और बता पूछ रहा है बताओ फ्रीक्वेंसी क्या होगी। मैंने फॉर्मूला याद है, न्यू इज इक्वल टू 1/t 1/0.8, पॉइंट हटेगा 0 बढ़ेगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4, अरे यार 25, हाय 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 दैया 1.25 क्या आ गया? हर्ट्ज। कुछ लोग इसको मीटर पर सेकंड लिख के आ जाते हैं, इस वी को देख करके दुष्ट लोग, ये मीटर पर सेकंड नहीं, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। क्लियर है? अच्छा एक और क्वेश्चन मैं ले लूं, जैसे मान लो पूछ लिया जाए वेलोसिटी बताओ क्या होगा अगर लैम्डा की वैल्यू 2 मीटर है और फ्रीक्वेंसी हमारा 2.5 हर्ट्ज है। सर वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी आपने बताया था, सही बात है, मैंने एक और चीज बताया था, लैम्डा इनटू न्यू। लैम्डा की वैल्यू 2 मीटर, न्यू की वैल्यू 2.5, कितना हो गया 5। क्या निकाल रहे हैं? वेलोसिटी, यानी कि क्या हो जाएगी यूनिट, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा चलो, तो अब देखो मैकेनिकल वेव क्या होती है, व्हाई साउंड इज अ मैकेनिकल वेव, हम लोग को समझ में आ गया। इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट है, मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, वही डिस्टर्बेंस आगे की तरफ ट्रैवल कर रहा होता है, कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, हम लोग जानते हैं इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट है। इसलिए कंप्रेशन क्या है, जहां पे हाई प्रेशर होता है हाई डेंसिटी होती है, और जहां पे लो प्रेशर और लो डेंसिटी वही रेयर फ्रैक्शन कहलाता है। तो अगर पूछ लिया जाए रेयर फ्रैक्शन क्या है, तो लो प्रेशर, प्रेशर और डेंसिटी इन दो टर्म में डिफाइन कर रहे हैं, देख लो। मैंने तुम्हें डेंसिटी के माध्यम से बताया, प्रेशर भी वहां पे लो हो जाएगा, ठीक, डेंसिटी लो होने से प्रेशर भी वहां पे क्या हो जाएगी, लो प्रेशर हो जाएगी। याद रखना दोनों ही लो लो है, लो लो याद, लुलु याद रखना है, लुलु मॉल याद रहेगा ना यार, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि यार डेंसिटी ज्यादा है इसका मतलब हाई प्रेशर होना चाहिए, है गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है, लुलु प्रेशर है, ठीक, ठीक है, आगे आते हैं। मोर पार्टिकल मोर प्रेशर, लेस पार्टिकल लेस प्रेशर, लेस डेंसिटी लेस पार्टिकल लेस प्रेशर, लुलु, ठीक। अच्छा, साउंड ट्रेवल एज प्रेशर वेरिएशन एंड डेंसिटी वेरिएशन, दोनों की वजह से साउंड ट्रेवल करती। तो अगर कोई पूछ ले व्हाई डू साउंड ट्रेवल इन एनी मीडियम, बिकॉज वी क्रिएट द ग्रेडियंट ऑफ डेंसिटी एंड प्रेशर एंड दिस वेरिएशन लीड्स द साउंड टू मूव। क्लियर? क्लियर? यही। अच्छा कॉमन मिसकंसेप्शन देखो, कंसेप्शन देखो, जैसे अभी मैंने बताया पार्टिकल मूव करता है क्या? नहीं। क्या मूव करता है? सिर्फ डिस्टर्बेंस मूव करता है। साउंड वैक्यूम में ट्रेवल होगा? नहीं, साउंड को मीडियम की जरूरत है, और एकदम इसी तरीके से होता है। अब सर आपने ये बताइए, साउंड तो आप बता रहे हैं कि कुछ इस तरीके से मूव करता है, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, सर कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, और इतनी देर से आपने क्वेश्चन करा दिया ये वाला, ऐसा क्यों? ये तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है ना, एक ऐसी वेव जो कि पार्टिकल का डिस्टर्बेंस जहां मूव कर रहा है, पार्टिकल का भी टू एंड फ्रो मोशन उधर ही की डायरेक्शन में हो रहा है, तो उसी को लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं। तो सर अभी आपने ये बताया कि ये हमें लॉन्गिट्यूडिनल वेव पढ़ना है, और अभी आपने जो सारे कंसेप्ट बताए वो तो ट्रांसवर्स वेव के बता दिए, ऐसा काहे भैया? तो सुनो ऐसा काहे, इधर देखो, जहां जहां क्रेस्ट है, अरे यार, जहां जहां क्रेस्ट है वहां वहां हाइयर प्रेशर है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, बस मत देखो अब। तो तुमको एक चीज नजर आ रहा है, सर जहां जहां पे क्रेस्ट है वहां वहां कंप्रेशन है, जहां जहां टर्फ है वहां वहां रेयर फ्रैक्शन है। तो अगर मैंने यहाँ पे तुम्हें बताया होता कि बेटा इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच की दूरी वेवलेंथ कहलाती, क्या समझ पाते उतना? नहीं समझ पाते। इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी भी वेवलेंथ होती, कहते सर जाने दीजिए नहीं समझना। इसीलिए मैंने इसको पहले बताया ताकि हम लोग इसको रिलेट कर सके, बात क्लियर हो रही है? यहां का पार्टिकल, ये देखना, मैं उसी पीले वाले पार्टिकल को पकड़ूंगा जिसको मैंने इसके पहले पकड़ा था, ये रहा वो पीला वाला पार्टिकल। जब ये डिस्टर्बेंस हो रहा था तो ये पार्टिकल कितना आगे गया और कितना पीछे आया, कितना अरे यार, कितना आगे की तरफ गया और कितना पीछे की तरफ आया। मैक्सिमम आगे कितना गया, मैक्सिमम आगे कितना गया, वही इसकी एम्पलीट्यूड है। मैक्सिमम पीछे कितना आया, वही इसकी एम्पलीट्यूड है।
अरे रिलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कंप्रेशन 1 सेकंड में एक जगह से कितनी बार मूव कर रहा है? ये फ्रीक्वेंसी है। इस एक कंप्रेशन को एक जगह से एक साइकिल को पूरा एक पॉइंट से जाने में कितना टाइम लग रहा है? वही टाइम पीरियड है। यही तो इतनी देर से सीख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, व्हाई साउंड इज लॉन्गिट्यूडिनल समझ गए होंगे भाई साहब। साउंड कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन में ट्रैवल करता है पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी भी इधर, पार्टिकल भी इधर, इसलिए लॉन्गिट्यूडिनल होता है। डेफिनेशन, लॉन्गिट्यूडिनल वेव इज अ वेव इन विच पार्टिकल ऑफ द मीडियम ऑसिलेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। मैं यहां से चिल्ला रहा हूं, ये पार्टिकल है, पार्टिकल आगे गया पीछे आया, आगे गया पीछे आया, लेकिन लेकिन ये लाइट आ रही है, लाइट आ इधर से रही है, आ इधर से रही, लेकिन ये जो पार्टिकल है ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। अभी देखा होगा जैसे वो मैंने दिखाया था वो साइकिल वाला ऐसे सिमुलेशन, उसमें जिस तरीके से हो रहा था वैसे लाइट में भी होता है। ठीक है, अच्छा ये क्या चीज है? इंपॉर्टेंट पॉइंट, पार्टिकल डू नॉट चेंज पोजीशन। जैसा कि मैंने बताया पार्टिकल पोजीशन चेंज ने, नेट पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। पोजीशन चेंज करके धक्का दे तो रहा है, फिर वापस भी आ जा रहा है और रुक जा रहा है। सही बात है, ठीक है। इसके बाद ओनली ऑसिलेट बट मीन पोजीशन, ऑसिलेट करेगा अबाउट मीन पोजीशन, मतलब जहां से शुरू किया। डिस्टर्बेंस मूव डू नॉट पार्टिकल, तो एनर्जी आगे की तरफ जा रही है, डिस्टर्बेंस आगे की तरफ जा रहा है, पार्टिकल नहीं जा रहा है। साउंड फॉलो सेम मैकेनिज्म, साउंड भी वही मैकेनिज्म फॉलो करता है क्योंकि हम लोगों ने ट्रांसवर्स वेव के जरिए से पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं। तुम लोगों ने देखा होगा कभी भी एकदम शांत तालाब हो, उसके अंदर तुम लोगों को एक बहुत बड़ी कीड़ी रहती है, इतना बड़ा अद्धा उठा करके ले बीच में फेंकते हो कि नहीं फेंकते हो? तो ऐसा रिपल क्रिएट होता है कि नहीं होता है? भाई साहब ये रिपल क्या है? ट्रांसवर्स वेव है। कैसी वेव है? एक एनर्जी है जो चारों तरफ फैल रही है, किस फॉर्म में? यूं 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 लहर के फॉर्म में जा रही है। तो ये जो यूं ऐसे पूरा लहर आ रही है, क्या हो रहा है? क्रिस का गाना का ये पूरी लहर कैसे जा रही है? ट्रांसवर्स वेव है। क्या है? ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, वाटर वेव्स इन पॉन्ड, पेबल ड्रॉप, लाइट वेव्स, ये सब किसका एग्जांपल है बेटा? ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल है। इसके अंदर पार्टिकल कैसे होते हैं ऑसिलेट? अप एंड डाउन, एनर्जी इधर जा रही है, पार्टिकल ऊपर नीचे कर रहा है। जैसे कि लाइट, जैसे कि लाइट, मान लो मैं अपने दांत ऐसे कर दूं, लाइट निकलेगी। ठीक है, कुछ लोगों को होता है ना, देखा होगा एकदम हैप्पीडेंट, हाँ हैप्पीडेंट खाओ, दांत की एकदम लाइट लगा दो। तो क्या हो रहा है कि लाइट जहां से भी जाती है पार्टिकल ऊपर नीचे कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? पार्टिकल है, मतलब फोकस कर ले, सुन ले। हाँ, इंपॉर्टेंट नोट बेटा, लाइट इज नॉट अ मैकेनिकल वेव। क्या लाइट मैकेनिकल वेव है? साउंड बहुत भयानक एनर्जी से आएगा तो तुम्हें यूं धक्का दे देगा, लेकिन लाइट भयानक एनर्जी से आएगी तो वो धक्का नहीं देगी, जला देगी। समझ में आ रहा है? अरे डिफरेंस है कि नहीं है? लाइट आती तो हमें जलन होती है, जलौसी होती है, क्या बोलेंगे यार, जलती है स्किन, लेकिन साउंड आती तो हमें धक्का लगता है, जलन नहीं होती है कि नहीं बेटा? जलन खोरो। ठीक है, तो ऑसिलेशन आर नॉट अ मीडियम पार्टिकल, ऑसिलेशन आर नॉट ऑफ मीडियम पार्टिकल। ठीक है, ऑसिलेशन मीडियम पार्टिकल के मीडियम को वाइब्रेट नहीं कर रहा है। यहाँ लाइट आ रही है ना, तो ये पार्टिकल के मीडियम को डिस्टर्ब नहीं कर रही है। बात क्लियर है? अच्छा, यही है ट्रांसवर्स वेव। आगे बढ़ते हैं। देखो वेवलेंथ हमने देख लिया, फ्रीक्वेंसी देख लिया, एम्पलीट्यूड देख लिया, स्पीड देख लिया। एक बार इनके बारे में अलग अलग देख लेते हैं। जैसे कि पहला वेवलेंथ, आई हुडी बाबा, तुमने अभी ये देखा ना कंपैरिजन इनका, यही कंपैरिजन है बस, और कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं। वेवलेंथ देखो, वेवलेंथ किससे रिप्रेजेंट होता है? लैम्डा से रिप्रेजेंट होता है। ऐसा यूनिट क्या है? मीटर है। क्या है? दो क्रस्ट के बीच की दूरी या दो ट्रफ के बीच की दूरी। इसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, नंबर ऑफ वेव पर सेकंड, सब क्या है? फ्रीक्वेंसी। इसकी यूनिट न्यू है, सॉरी सिंबल न्यू है, यूनिट हर्ट्ज है, और सेकंड इनवर्स, कोई नहीं बताएगा ये सेकंड इनवर्स। ठीक है, नंबर ऑफ कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन क्रॉसिंग पॉइंट पर सेकंड, ये किसके लिए है? साउंड के लिए है, कि एक कंप्रेशन और एक रेयर फ्रैक्शन, एक साइकिल हो गई, ये कितनी एक सेकंड में बीत जा रही है, यही क्या है? फ्रीक्वेंसी है साउंड की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइम पीरियड भाई साहब देखो, टाइम पीरियड का सिंबल कैपिटल टी, यूनिट क्या है? सेकंड। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी हम लोगों ने पीछे देख लिया था, ये दोनों। टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन इज नोन एज टाइम पीरियड। ठीक है, मान लो ये स्पीकर है ना, डॉल्बी एटमॉस। अब मैंने इसमें बजाया धक धक, जस्ट इमेजिन, तो इसका तुमने देखा होगा आगे का वो जो फ्लैप होता है ना, वाइब्रेट करता है, तो मैं वाइब्रेट करा रहा हूं, देखो धक धक। ठीक, तो देखो धक, इतना होने में कितना टाइम लगा? कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन,
ये होने में कितना टाइम लगा? मान लो 0.5 सेकंड लगा। तो 0.5 सेकंड इस एक साइकिल का क्या है? टाइम पीरियड है। सर धक-धक क्या 2 साइकिल थी? हाँ, 2 साइकिल थी। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। पिच ऑफ द साउंड, पिच ऑफ द साउंड क्या है? ये एक ऐसी चीज है जो कि फ्रीक्वेंसी की वजह से होती है। ठीक है, हमारा ब्रेन आखिर कैसी फ्रीक्वेंसी को इंटरप्रेट कर रहा है, यही हमारी क्या है? पिच ऑफ साउंड है। बात समझना, अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है तो हाई पिच होती है, फ्रीक्वेंसी कम है तो लो पिच है। सर ये दोनों में क्या है? सुनना, मेरी आवाज सुनो। लो पिच, ये देखो मेरे से जितना हो रहा है बेटा वही कर पाएंगे ना। जैसे लड़कियों की आवाज है ना, चुभती है, क्यों? क्योंकि हायर पिच है, पतली आवाज होती है। वहीं लड़कों की आवाज ऐसे भारी मोटी, क्यों? क्योंकि लोअर पिच है। पूछो लोअर पिच क्यों है? पूछो, मैं बताता हूँ। देखो मैं समझाता हूँ बेटा, इधर देखो। लड़कियां बचपन से क्या होती हैं? बचपन से जैसे मम्मी सुबह अगर उठा रही हैं तो लड़कियां तुरंत उठती हैं, अपना कंबल उम्बल ऐसे तय करती हैं, सारा काम उम झाड़ू पोछा सब कुछ। लड़के अभी उठ रहे हैं, बिटिया उठ करके सब रेडी हो गई स्कूल के लिए, लड़के अभी उठ रहे हैं, स्कूल जाना है। अच्छा, कंबल यूं, कपड़े यूं। आलसी होते हैं लड़के, क्या होते हैं? आलसी, लेजी। और लेजीनेस की वजह से इनके उनके खून में बसा है लेजीनेस। मैं बताता हूँ कैसे। ये जो फ्रीक्वेंसी अभी बताया ना, धक धक, एक फ्रीक्वेंसी, दो फ्रीक्वेंसी, है ना, एक साइकिल, दो साइकिल। तो अगर जो लड़कियां हैं उनकी एक सेकंड में ये धक धक जो है कम से कम 100 बार हो रहा है ना? 1500 बार नहीं, 1500 ज्यादा हो गया। 700 800 बार हो रहा है ना? होता है भाई 1500, 1500 ह्यूमंस का, मेल्स का जनरली 700 800 होता होगा, मेरे को नहीं पता इतना एग्जैक्ट। लेकिन मान लो, इमेजिन करो लड़कियों का अगर 1500 है तो लड़कों का 400 500, मतलब समझ लो लड़के कितने आलसी हैं, आधे से भी कम। और सुना है जो आलसी होते हैं वही आइंस्टीन होते हैं, पता नहीं यार। खैर जो भी है, मैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूँ पर हो जा रही है सच्चाई बोलने पे। समझ नहीं आ रहा है अच्छा कौन है बुरा कौन है ना? आइंस्टीन ने बिगाड़ा है। तो तुमने देखा होगा फ्लू, देखो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं एनसीईआरटी का एग्जांपल है, क्वेश्चन में आएगा कि वॉयलिन की आवाज और फ्लूइड की आवाज हाई पिच वाली है कि लो पिच वाली है ना? और बोथ सेम स्पीड और डिफरेंट पिच। अभी ये क्या है मैं बताता हूँ। वॉयलिन सुना है? वॉयलिन, वो मोहब्बतें मूवी वाला। हाँ मोहब्बतें बता रहे, टाइटैनिक बता रहा है। अरे मोहब्बतें में भी तो थी। इंडियंस नहीं देखते, हॉलीवुड देखते हो खाली? एक बार देखिए बस। वॉयलिन देखे हो? वॉयलिन क्या होता है भाई साहब? यूं 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 ऐसे यहाँ पे रखते हैं ना, ऐसे ठीक है। अरे यार तुम लोग जाने दो, हटाओ। तो ये एग्जांपल तुम लोग याद कर लेना, ठीक है? एक हाई फ्रीक्वेंसी वाला, एक लो फ्रीक्वेंसी वाला। फ्लूइड तुमने देखा होगा पतली आवाज रहती है, उसकी हाई फ्रीक्वेंसी है। वहीं वॉयलिन जो उसकी थोड़ी लो फ्रीक्वेंसी, कंपैरेटिव। इन दोनों का आपस में अगर कंपैरिजन किया जाए तो इसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, इसकी लो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैसे वो भी डिपेंड करता है बजा कैसे रहे हो, हाई फ्रीक्वेंसी वाले बजा रहे हो या लो फ्रीक्वेंसी वाले बजा रहे हो, ठीक है? तो कंपैरिजन बहुत अच्छा नहीं है। नाउ टिम्बर क्या होता है? जस्ट इमेजिन, यहाँ पे मैं अली को बुलाऊं, ऐसे खड़े कर दूं, कहते तुम भी उतना ही तेजी से बोलो जितना तेजी से मैं बोल रहा हूँ। तुम भी हेलो बोलो, मैं भी हेलो बोलूंगा। होता है ना, कॉल पे होता है, कोई भी हेलो बोलता है तो हम लोग उसकी आवाज की एक क्वालिटी होती है जिसको पहचान लेते हैं। और पहचानने के बाद हमें समझ में आ जाता है कि बोल कौन रहा है। बुआ बोल रही है, आग लगा, कि मौसी बोल रही है, आग लगा। नहीं, ये वाला सीन कट कर देंगे, ठीक है? कि बुआ बोल रही है कि मौसी बोल रही है ना? तो तुम्हें समझ में आ जाता है कि खुल के बात करना है कि पहले नमस्ते करना है कि पहले सलाम करना है, जो भी है। समझ में आ रहा है? तो आवाज पहचान किससे रहा है? एक टिम्बर नाम की क्वालिटी है। क्या है देखो, प्रॉपर्टी दैट डिस्टिंग्विश द साउंड हैविंग सेम पिच एंड लाउडनेस। फ्रीक्वेंसी भी सेम, लाउडनेस भी सेम, दोनों सेम है, फिर भी हम उनकी आवाज पहचान ले रहे हैं। वो क्या है? टिम्बर। सर ये टिम्बर कैसे पता चलता है? ये पता चलता है वेव फॉर्म से। किससे पता चलता है? सर ये वेव फॉर्म क्या है? सुनो सुनो, अभी तुमने ये वेव देखी, यू 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 यू, ये साइनोसाइडल वेव है। क्या है? कुछ वेव ऐसी भी होती है मार्केट के अंदर, टाटा टाटा टाटा, है ना? कुछ ऐसी वेव होती है, ला 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 ला, पता नहीं क्या बना रहा हूं मैं भी, है ना? तुमने ये वाली वेव देखी होगी यार, ट्रेन की थी कि दिल की थी नहीं पता, लेकिन थी, है ना? दिखने में दिल की है, धड़कने में ट्रेन की थी। एनीवेज, मेरी बात समझो। जो ये अलग-अलग वेव फॉर्म्स है ना, यही बताता है कि किसकी आवाज़ है। बात क्लियर? किसकी आवाज़ है? कि अब गिटार की फ्लूट की, मेल की है कि फीमेल की? बात क्लियर है? हाँ, ना बोल भाई। आगे बढ़ते हैं।
टोन क्या है? देखो ये तुम लोगों ने नहीं सुना होगा। टोन, नोट, नॉइज़ और म्यूज़िक। नीचे से शुरू करेंगे। म्यूज़िक एक प्लीजेंट साउंड होती है, रिच क्वालिटी। मल्टीपल साउंड्स होते हैं। मल्टीपल साउंड होते हैं, एक साथ सुनने में अच्छा लगता है, प्लीजेंट लगता है, वो म्यूज़िक है। लेकिन अगर वही मल्टीपल साउंड अनप्लीजेंट लगना लगे, जैसे तुम लोग, तो वो क्या बन जाता है? नॉइज़ बन जाता है, जो क्लियर ही ना हो, जिनका रिदम ही मैच ना हो, वो क्या हो जाएगा? नॉइज़। जैसे कुछ लोगों को रैप जो है, वो बड़ा ही नॉइज़ी लगता है ना? तो इंसानों के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, किसी को अच्छा लग रहा है, किसी को नहीं लग रहा है, ठीक है? तो इसीलिए प्लीजेंट और अनप्लीजेंट के हिसाब से। नाउ नोट क्या है? मिक्सचर ऑफ फ्रीक्वेंसी और टोन क्या है? सिंगल फ्रीक्वेंसी। अब ये सिंगल फ्रीक्वेंसी क्या है? मैं तुम्हें बताता हूँ। तुमने वो देखा है क्या बोलते हैं, एक बच्चों का खिलौना था यार, इसको क्या बोलते हैं? हमारे घर पे हमारी चाची का लड़का है, ज़ियान, है ना? वो इसको पियांगो बोलता है। पियानो नहीं है पियांगो। क्या है? पियांगो। इसके ऊपर ना ऐसा हैमर की तरह कुछ रहता है, उसे ऐसे मारा जाता है। साइलोफ़ोन, हाँ, मैं बेटा मैं बचपन में खाली वो आटे की लेई बना के खेला हूँ, मुझे ये सब नहीं पता था ना। तो ये क्या है? ज़ाइलोफ़ोन। सुनो, सुनो, अगर मैं इधर देखो, इधर ए सुगली, खुद ही खेलने लगी। अगर मैं सिर्फ़ इसको मारूँ, है ना? तो जो आवाज़ आएगी वो कहलाएगी टोन। क्या कहलाएगी? और अगर मैं टुनु-नु-नु-नु-नु-नु ये करूँ, तो जो साउंड मुझे सुनाई देगी वो होगी नोट। बात क्लियर है? मल्टीपल टोन्स एक साथ मिलकर के क्या बना देगी? नोट। सही है? आगे बढ़ें? आगे बढ़ते हैं। एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा लाउडनेस होगी। अभी इसके ऊपर मैं आऊँगा। पहले ये देख लो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोज़ीशन। अभी हम लोगों ने देख लिया था कि भाई साहब कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे आ रहा है। दूसरी चीज़, डिपेंड्स ऑन फोर्स ऑफ वाइब्रेशन, कितनी तेज़ी से वो वाइब्रेट कर रहा है। अब एक चीज़ मैं बताता हूँ कि जो लाउडनेस होता है ना, लाउडनेस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अगर एम्पलीट्यूड को डबल कर दिया जाए तो लाउडनेस कितनी बढ़ेगी? लोगों के दिमाग में होता है डबल किया जाएगा तो डबल बढ़ेगी। नहीं भाई साहब, डबल करने पे डबल नहीं बढ़ती है। क्या होता है इधर देखना, शुरुआत में जो भी लाउडनेस लाउडनेस इनिशियल है ना, मान लो लाउड इनिशियल है ए एम्पलीट्यूड वाला, मैंने क्या किया, एम्पलीट्यूड को 3 गुना कर दिया, लेट से 3 गुना। तो 3 गुना करने पे लोग ऐसा कैलकुलेशन करते हैं, मैं ये गलत कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ। इसको ए से ए काट देंगे, 3 इससे आके मल्टीप्लाई करेगा और ये इधर चला जाएगा। तो फाइनल लाउडनेस इज़ इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ इनिशियल लाउडनेस हो जाएगा। ये मतलब ये ए से ए काट करके 3 टाइम्स ऑफ इनिशियल लाउडनेस इज़ इक्वल्स टू फाइनल लाउडनेस। ये गलत है, ऐसे नहीं होता। कैसे होता है सर? ऐसे होता है, इनिशियल लाउडनेस अपॉन फाइनल लाउडनेस इज़ इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड ऑफ इनिशियल साउंड का स्क्वायर अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ फाइनल साउंड का स्क्वायर। स्क्वायर करना भूल गए। तो अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर कर देता, है ना, तो कहानी कुछ और होती। क्या हो जाती? 1/3 का स्क्वायर 1/9 और Li/LF। आई? हाँ, तो ये उधर जाएगा, तो फाइनल लाउडनेस इज़ इक्वल्स टू 9 टाइम्स ऑफ इनिशियल लाउडनेस। मेरी बात क्लियर हो गई? समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। सॉफ्ट साउंड का स्मॉल एम्पलीट्यूड होता है, लाउड साउंड का लार्ज एम्पलीट्यूड होता है। अब देखो कुछ लड़के ऐसे होते हैं, उनसे सॉफ्ट बोला ही नहीं जाता है। बोलोगे ना धीरे बोल के तो नहीं बोल पाएँगे। हेलो, मतलब बहुत धीरे भी बोलेंगे ना, कोशिश करेंगे कि बहुत धीरे बोलते हैं, मौसी को सुनाई ना दे, तब हवा ही निकलेगी, आवाज़ नहीं निकलेगी। इससे ऊपर अगर बोले तो पूरे घर को सुनाई देगा। कइयों की साउंड ऐसी होती है, हालाँकि हमारी साउंड ऐसी नहीं है ना? डिस्टेंस इफेक्ट, लाउडनेस डिक्रीजेस विद डिस्टेंस। जितना दूर जाओगे, अब जैसे मान लो ईयरपॉड है, ईयरपॉड में मैं यहाँ पे फुल वॉल्यूम में गाना बजाऊँ, तुम सबको सुनाई देगा क्या? नहीं, तुम कहोगे सर बहुत धीमी लाउडनेस है कि नहीं है? फिर मैं अपने कान पे लगाऊँगा, अरे बाप रे! कान फट जाएगा। यानी कि लाउडनेस डिपेंड करता है कितना दूरी पर है मामला। यानी कि लाउडनेस सिर्फ़ और सिर्फ़ एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो साथ के साथ इस पे भी डिपेंड कर रहा है कि भाई साहब कितना डिस्टेंस है। कितनी उसकी एनर्जी निकली हुई मेरे कानों में जा रही है, उस पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो अगर ठेठा कान में लगा लोगे, तो बहुत तेज़ सुनाई देगा, ऐसे ही रख लोगे तो सुनाई उतना नहीं देगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इंटेंसिटी क्या है? ये एनर्जी से रिलेटेड बात करता है, किससे रिलेटेड? एनर्जी से रिलेटेड। साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड थ्रू यूनिट एरिया इज़ नोन एज़ इंटेंसिटी। साउंड एनर्जी पासिंग पर, मैं एक खिड़की बना दूँ, मैं तुम्हें सिमुलेशन ही दिखा देता हूँ। हाँ, ठीक, क्या ये खिड़की है? क्या तुम्हें वेव जाती हुई नज़र आ रही है? इस पर्टिकुलर एरिया से 1 सेकंड में कितनी एनर्जी
पास कर रही है, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी पास कर रही है, वही क्या है, इंटेंसिटी है। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया मुंह पीट लो कहीं जाके, मजाक कर रहे बेटा, मत पीटना कैमरे में हो, वरना सोच बताते जाने दो। ये भी मजाक था। दिए गए शब्दों का उपयोग कृपया अपनी वास्तविक जीवन में ना करें, ये सिर्फ एक काल्पनिक दुनिया में एक काल्पनिक ऑडियंस के सामने कही जा रही है, यहाँ कोई बच्चे नहीं बैठे हैं, मैं यूं ही बस बोल रहा हूँ, ठीक है कैमरा? तुम लोग मत बोलो यार, आवाज जा रही है। लाउडनेस और इंटेंसिटी इधर देखो। अच्छा, लाउडनेस कैसा है, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव? ये फाड़ो, हट, डिपेंड्स ऑन ईयर, डिपेंड्स ऑन एनर्जी। मैंने अभी बताया, ईयरफोन के अंदर से निकल रही थी वॉइस, जितना कान में लगाने पे जितनी एनर्जी कान के अंदर जाएगी उतना तेज मुझे सुनाई देगा। यानी कि डिपेंड करता है, लाउडनेस किस पे डिपेंड कर रहा है कि भाई साहब कितना डिस्टेंस है ईयर से, कितनी एनर्जी मेरे ईयर के अंदर जा रही है। लेकिन वो एनर्जी एक्चुअल में कितनी एमिट हो रही है, वो कौन है, इंटेंसिटी है। समझ में आया? ठीक है, नो यूनिट और इसकी यूनिट हो, ये बस एक परसेप्शन है दिमाग का। किसी का कान ही बह रहा हो, जाके चिल्ला दो कान में, हेलो दादाजी, हैं, मैं बउआ बोल रहा हूँ, हैं, क्या बोला तेरे, ऐसा वाला, ऐसा ऐसे ही सामने से आएगा, है ना? तो अरे यार तुम लोग पर्सनल ले रहे हो, नहीं बेटा। नो यूनिट मतलब एक परसेप्शन है, और ये वॉट पर मीटर स्क्वायर, कितने एरिया से कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन बहुत ही मिनिमम पूछे जाते हैं, देख लो। कॉमन मिसकंसेप्शन क्या है, लोग सोचते हैं लाउडनेस ही इंटेंसिटी है, नहीं, लाउडनेस इंटेंसिटी नहीं है। एक और मिसकंसेप्शन, लाउडनेस ही एम्पलीट्यूड है, नहीं, लाउडनेस सिर्फ और सिर्फ एक परसेप्शन है हमारे ब्रेन का, हमारी ईयर की सेंसिटिविटी का, कि हमें सुनाई कितना तेज दे रहा है। ठीक है, ये कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है। इंटेंसिटी एक फिजिकल एंटिटी है जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। लाउडनेस के नहीं कैलकुलेट कर सकते, कान के पर्दे ही फटे, चाहे जितना चिल्ला लो, लाउडनेस लेके क्या करोगे, है कि नहीं है? समझ गए? ठीक, लाउडनेस डिपेंड ऑन ह्यूमन ईयर सेंसिटिविटी। हाँ ना बोले यार, आगे बढ़ते हैं। फार्मूला सारा बता दिया था भाई साहब, मैं नहीं दिखूंगा। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम, जैसा कि मैंने अभी बताया, वो जो पार्टिकल थे एक दूसरे को ढकेल रहे थे कि नहीं ढकेल रहे थे, याद आया? ठीक है, तो साउंड ट्रेवल थ्रू ए मीडियम एट ए फाइनाइट स्पीड, एकदम लिमिटेड स्पीड से जाती है। अब सुनते चलना, ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म लाइट पहले दिखाई देती है, साउंड बाद में दिखाई देती है। ऐसा क्यों? क्योंकि लाइट की स्पीड 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, फास्टेस्ट स्पीड। इतना कोई अचीव कर ले, जाना गिनीज बुक में नाम लिखवा लेना, नहीं कर पाओगे, है ना? तो अच्छे अच्छे बाप दादा चले गए, ये कौन है? ठीक है, मजाक कर रहे हैं बेटा। साउंड साउंड की स्पीड कितनी होती है? ये चूरन बराबर 344 मीटर पर सेकंड, नॉर्मली इतना ही लोग ले रहे थे, 45 कुछ भी हो। ठीक है, तनी सी साउंड की स्पीड है, ढेर सारी लाइट की स्पीड है। फास्ट कौन है? लाइट है। तो अगर बिजली कड़केगी तो पहले दिखाई देगा क्योंकि लाइट पहले पहुंचेगी, बाद में सुनाई देगा क्योंकि साउंड बाद में पहुंचेगी। समझ में आया? ठीक है, हाँ, क्या बोला? पैराबोला। रीजन, स्पीड ऑफ साउंड इज मच लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट। वाह क्या स्टेटमेंट है, लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से डिले होता है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं स्पीड ऑफ लाइट को। दो फैक्टर हैं भाई साहब, पहला है मीडियम, दूसरा है टेम्परेचर। सुनना, अगर भाई ये मेरे सॉलिड मीडियम में है तो अलग, लिक्विड में है तो अलग, गैस में है तो अलग। सुनते चलो, पार्टिकल सॉलिड मीडियम में बड़े पास पास रहते हैं, लिक्विड मीडियम में बहुत दूर दूर रहते हैं, गैसियस मीडियम में बहुत दूर दूर रहते हैं। तो होता क्या है, जो पार्टिकल है वो अगले पार्टिकल को ढकेल रहा होता है, यही होता है साउंड एनर्जी के अंदर। तो अगर पार्टिकल एक दूसरे पार्टिकल को ढकेल रहा है तो यही तो डिस्टर्बेंस को आगे की तरफ ट्रेवल कर रहा है। तो ढकेलना सबसे अच्छा कहाँ होगा, यहाँ या यहाँ? सबसे बेहतरीन ढकेलना यहाँ होगा। अरे यार इमेजिन करो, इधर देखो, इधर मान लो 4 लोगों को मैंने ऐसे खड़ा कर दिया, है ना, ये सर से सर सटा के, ठीक है, सर से सर ऐसे सटा करके, लगभग सटा करके। अब मैं इसके सर पे जो है ले फुटबॉल लेकर के भड़ से मारूं, तो एनर्जी इसके पास पहुंच जाएगी ना, और बहुत तेजी से पहुंचेगी। लेकिन अगर मैं इन लोगों को दूर दूर खड़ा करूं तो एनर्जी बहुत धीमे धीमे जाएगी। इसका मतलब है कि भाई साहब साउंड सॉलिड के अंदर बहुत तेजी से जाता है, लिक्विड के अंदर धीमा और गैस के अंदर सबसे धीमा। यानी ये जो गैस है ना, गैस जिसमें मैं बात कर रहा हूँ तुमसे, इसमें साउंड धीमे ट्रेवल कर रही है। अगर सॉलिड के अंदर होती तो बहुत तेजी से जाती, बहुत तेजी से जाती। ठीक है, तो स्पीड डिक्रीजेस व्हेन वी मूव फ्रॉम सॉलिड टू
गैस, फ्रॉम सॉलिड टू गैस, तब स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। ठीक है आर्या, ओके बेटा, दोनों दोनों ही सुन लो आर्याज। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, मीडियम की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है ले दे करके कि कितना पास पास मॉलिक्यूल है, कितना दूर दूर मॉलिक्यूल है। अगर मान लो इधर देखो, इधर देखो, इन लोगों के पीछे जस्ट इमेजिन इन लोगों को मैंने एक ऐसे टाइट रूम में रख दिया, नहीं एक बड़े से रूम में रख दिया और एकदम टाइट करके एक जगह रख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मई जून की चिलचिलाती गर्मी है ना, ये लोग फुटबॉल खेल के आए बाहर से, पसीने में लथपथ, लेकिन मैंने यहाँ खड़े रहो यहीं पे, और इधर ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ मैंने ये बड़े बड़े हीटर लगा दिए, खिड़की कहीं नहीं, बंद एकदम। तो क्या ये लोग चिपक के रहना चाहेंगे बेटा? नहीं। अगर रहना चाहेंगे तो मामला गड़बड़ है, ठीक है, नहीं रहना चाहेंगे। ठीक है, ये लोग दूर दूर हो जाएंगे, दूर दूर इस वजह से हो जाएंगे क्योंकि ये नेचर है। लोग जब भी एनर्जी पाते हैं दूर दूर हो जाते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं, यहाँ से भागेगा कि कैसे मुझे बाहर मैं चले जाऊं। तो वही सेम चीज होता है इनके साथ भी। अगर मैं सॉलिड के नीचे आग लगा दूं तो पार्टिकल बहुत दूर दूर जाएगा। अब एक बात समझना, जब मैं सॉलिड के नीचे आग लगाऊंगा तो पार्टिकल बहुत तेजी से वाइब्रेट करेंगे, लिक्विड में करूंगा तो लिक्विड के भी पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे, गैस के भी पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे तेजी तेजी से। यही यहाँ पे कह रखा है कि भाई साहब टेम्परेचर लो है, मीडियम है, हाई है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे पार्टिकल बहुत तेजी से, यहाँ पे देखो बहुत तेजी से वाइब्रेट कर रहे हैं इसलिए बहुत दूर दूर है ना, बहुत तेजी से वाइब्रेट कर रहे हैं। तो भाई साहब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ जाएगा, बहुत तेजी तेजी से पहले से ही वाइब्रेट कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से पहले से ही वाइब्रेट कर रहे हैं। अब जब साउंड जाएगा तो वो तुरंत ही उससे टकराएगा, वो अपने खुद की एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी को साउंड की एनर्जी के साथ ऐड ऑन कर देगा और आगे वाले पार्टिकल को ढकेल देगा। तो इस वजह से जब भी टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ जाती है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे देखो स्पीड ऑफ साउंड 331 मीटर पर सेकंड, 22 डिग्री सेल्सियस पे नॉर्मल रूम टेम्परेचर वगैरह पे 344 345 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यानी कि गर्मी के अंदर आवाज बहुत तेजी से ट्रेवल करती है, ठंडी में धीमे धीमे ट्रेवल करती, लेकिन हम लोग इतना डिफरेंस देख नहीं पाते। वार्मर एयर में साउंड ट्रेवल फास्टर। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ एनसीईआरटी का डेटा है, याद नहीं करना है। ठीक है, अगर एक याद करना भी चाहते हो तो बस पानी का याद कर लेना, ठीक है, और एयर का याद कर लेना। एयर में 346, ठीक है, 346 मीटर पर सेकेंड होती है। फास्टेस्ट किसके अंदर है? सॉलिड के अंदर। इन विच मीडियम एयर वाटर और आयरन किस में फास्ट होगी? आयरन के अंदर होगी। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, साउंड जाएगी टकराएगी, टकरा करके मुड़ जाएगी। ठीक है, साउंड जाएगी टकराएगी, टकरा करके मुड़ जाएगी। इसका यह मतलब है कि साउंड जो है रिफ्लेक्ट करती है। साउंड क्या है? रिफ्लेक्ट करती है। जैसे लाइट है कांच से टकराया और रिफ्लेक्ट कर गया, एकदम उसी तरीके से समझना। एक इमेजिनेशन लाओ कि मान लो साउंड किसी वजह से बस इतने ही एरिया में ट्रैवल कर रही है, ऐसे चारों तरफ फैल नहीं रही, बस इतना ही ट्रैवल कर रही है। तो अगर वो ऐसे ऐसे ट्रैवल करते हुए जाएगी और ये दीवार से टकरा गई ना, तो इस दीवार से टकराने के बाद कुछ ऐसे ऐसे निकल जाएगी। समझ में आ रहा है? टकरा करके निकल जाएगी। तो भाई साहब साउंड बाउंस बैक व्हेन इट स्ट्राइक अ सॉलिड सरफेस और अ लिक्विड सरफेस, डजंट मैटर लिक्विड या सॉलिड किसी से भी टकराएगा वापस आ जाएगा। अब रबर बॉल बाउंसिंग, जैसे रबर बॉल बाउंस कर रहा है एकदम उसी तरह से साउंड भी वो बाउंस करता है। साउंड फॉलो करता है एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। वो क्या है? एकदम लाइट के लॉ की तरह है। पहला, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होगा। ये देखो यहाँ से क्लॉक बज रही है, क्लॉक बजने की वजह से, अच्छा यहाँ पे है तो सबसे बढ़िया, इधर देखना, साउंड यहाँ से आ रहा है, साउंड जा रहा है, ठीक है, साउंड जा रहा है, तो ये वाला हो गया हमारा इंसिडेंट इंसिडेंट पाथ। ठीक है, ये हो गया रिफ्लेक्टेड पाथ, ये बीच में हो गया नॉर्मल। तो ये वाला जो एंगल हुआ ना, ये वाला, ये इस वाले एंगल के बराबर है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है, एकदम लाइट की तरह। और इंसिडेंट पाथ, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड पाथ एक मीडियम में होते हैं, है ना। यही सारी चीज है जो कि रिफ्लेक्शन सेकंड वाला लॉ है। इंसिडेंट साउंड, रिफ्लेक्टेड साउंड और नॉर्मल, ये तीनों की तीनों एक प्लेन में होगी। ये प्लेन वाली बात भी एकदम उसी की तरह है जैसे कि हमारी उसकी होती है, क्या नाम है, लाइट की। ये देखो, मान लो ये इंसिडेंट साउंड है, ये रिफ्लेक्टेड साउंड, ये रिफ्लेक्टेड साउंड है और ये नॉर्मल है। ठीक है, एक प्लेन में होने का मतलब क्या है मैं बता दूं। उससे पहले ये देखो एक प्लेन में कब नहीं होगा, ये देखो एक प्लेन में नहीं है, एक प्लेन में नहीं है। कैसे पता? मैं एक कॉपी लाऊं ऐसे रखूं तो दो लाइन एक प्लेन एक कॉपी के ऊपर सटेगी, पर तीसरी नहीं सट रही है। तीसरी सटेगी तभी जब ये ऐसे हो जाएगी। यानी कि अब मैं अगर कॉपी लाऊं और ऐसे रखूं तो तीनों के तीनों सट जाएंगी, यानी अब ये एक प्लेन के अंदर आ गई। क्लियर है? तो ये दोनों, ये तीनों की तीनों एक प्लेन में होगी। ये दूसरा लॉ है, यहाँ पे दूसरा लॉ है। नाउ कंडीशन फॉर रिफ्लेक्शन, लास्ट साइज ऑफ सरफेस होना चाहिए
है ना, और पॉलिश्ड हो या रफ हो चलेगा, लेकिन सॉलिड और लिक्विड दोनों ही चलेगा, गैसियस टाइप का नहीं होना चाहिए। मैं तुमसे एक और रिफ्लेक्शन का बड़ा अच्छा सा एग्जांपल दूं, है ना, तुमने देखा होगा बादल, डुक 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 डुक, बादल से कड़की बिजली, है ना, ये है हमारा जमीन। जब बिजली कड़कती साउंड बहुत तेजी से आता है, जब ऐसे साउंड बहुत तेजी से आता है ना, ये टकराता है और टकरा करके जाता है ऊपर, और ऊपर बादल से टकराता है और वापस नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, बादल से टकराता है, फिर नीचे आता है और धीरे धीरे कम हो जाता है। सर यानी कि पहले नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, ये बादल से कैसे टकरा रहा है? बादल तो गैस है। नहीं, बादल गैस नहीं है, बादल कंडेंस फॉर्म होता है, कंडेंसेशन के बाद बन रहा है, कंडेंसेशन के बाद लिक्विड बनता है। गैस से लिक्विड बनना कंडेंसेशन कहलाता है। बचपन में पढ़ा होगा ना वाटर साइकिल, तो इवापोरेशन, कंडेंसेशन, देन प्रेसिपिटेशन। तो इवापोरेशन के बाद, भाप बनने के बाद, गैस बनने के बाद कंडेंसेशन होता है और बादल बनता है, यानी कि छोटे छोटे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। अब उससे जा करके, जैसा कि लिखा था एनसीईआरटी ने, वाटर से भी टकरा सकता है, तो ये जाएगा ऊपर, बादल से टकराएगा और वापस नीचे आ जाएगा। बात क्लियर है? ठीक है, तो ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन में तुमने देखा होगा, बिजली जब कड़कती है, गुड़ 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 ऐसे करके आवाज साउंड आती है ना, तो वो बार बार रिपीट क्यों होती है वो साउंड? क्योंकि मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा होता है बादल और जमीन के बीच में। ठीक, अब एक टर्म आता है इको, है ना, बहुत पूछा जाता है इको क्या होता है। सुनो, इको की एक कंडीशन होती है कि जब हम लोग खड़े हैं, जैसे पहाड़ों पे खड़े होने करके बाद तुम चिल्लाओ बहुत तेजी से, सिमरन, है ना, अब सिमरन ऐसे चिल्लाते हो तो फिर आवाज आती है, सिमरन 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 सिमरन, है ना, अली 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 अली, लाइक 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 लाइक, नहीं आगे का नहीं बोलेंगे, खैर सब्सक्राइब। ठीक है, तो इको क्या है? जब भी पहाड़ों पे खड़े होकर के तुम लोग चिल्लाते हो कस के, तुम्हारी आवाज तुमको क्लियरली सुनाई दे रही है, वो इको है। अब इको होने के लिए कुछ कंडीशन होती है ना, पहले पढ़ लो क्या है इको। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है जो कि हमें सेपरेटली सुनाई देता है एक परफेक्ट टाइम गैप के पास। ये टाइम गैप कितने का होना चाहिए? 0.1 सेकंड का होना चाहिए, यानी कि 0.1 सेकंड के बाद अगर वो टकरा के हमारे पास आती है तो हम लोग उसको क्लियरली सुन सकते हैं, लेकिन अगर उससे पहले ही आ जाती है तो हमें वो क्लियरली सुनाई नहीं देगी। ठीक है, वो क्लियरली सुनाई नहीं देगी। अब यहाँ पे माना गया है कि स्पीड ऑफ साउंड 22 डिग्री सेल्सियस पे 344 मीटर पर सेकंड होता है। हालांकि अभी पीछे टेबल में एनसीईआरटी ने 346 दिया था, 346, लेकिन यहाँ पे मेंशन किया है कि 22 डिग्री सेल्सियस पे, 22 डिग्री सेल्सियस पे स्पीड ऑफ साउंड कितना है? 344। अब एक बात बताओ, इधर की तरफ देखो, मान लो यहाँ पे स्पीकर मैंने ऐसे कुछ इस तरीके से लगा दिया, ये रहा स्पीकर डॉल्बी एटमॉस मेरा सस्ता सा, ठीक है, यहाँ से साउंड निकल रहा है और ये जाता है इस दीवार पे टकराता है, जस्ट इमेजिन। तो भाई साहब ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी में मान लेता हूँ डी है, तो क्या डी डिस्टेंस जाएगी साउंड, फिर डी डिस्टेंस वापस आ जाएगी, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2D, 2D टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। ये क्या है? टोटल डिस्टेंस कवर, टोटल डिस्टेंस कवर, इतना डिस्टेंस साउंड ने कवर किया। अब साउंड की स्पीड क्या है? स्पीड इज इक्वल टू 344 मीटर पर सेकंड, अभी हमने देखा, है ना। टाइम अभी मैंने बताया तुम्हें, टाइम अभी मैंने बताया कि 0.1 सेकंड होना चाहिए ताकि हमें कोई साउंड क्लियर सुनाई दे इको के लिए। तो जब मैंने ये फॉर्मूला रखा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस यहाँ पे मैंने 2D लिया है ना, तो मैं यहाँ पे 2D लिख दूंगा। ठीक है, 2D। अब ये कंफ्यूज मत होना, ये D और ये D सेम है सर, ठीक है, ये एक्चुअल में डिस्टेंस में बताना चाह रहा था। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ पूरा डिस्टेंस। डिस्टेंस टोटल कितना है? 2D, तो ये 2D हो गया। स्पीड कितना है? 344, तो ये हो गया 344। टाइम कितना है? 0.1 सेकेंड, और ये 2D। जब तुम लोग इसको कैलकुलेट करोगे तो ये D इज इक्वल टू 34.4/2 और ये कट करके 17.2 मीटर्स हो जाएगा। इसका मतलब है कि एक दीवार की एक स्पीकर से 17.2 मीटर मिनिमम होना चाहिए हमें इको सुनाई देने के लिए। यानी अगर मैं यहाँ खड़े होकर के चिल्लाऊं तो वो दीवार मेरी 17.2 मीटर दूरी पे होना चाहिए, तब मुझको उसका इको का साउंड क्लियरली आएगा। तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी है? ये है। बात क्लियर है? मिनिमम डिस्टेंस 17.2 होगी। अब यहाँ पे यही मैंने जो है निकाल दिया, 17 पॉइंट मिनिमम डिस्टेंस होती है एक इको की साउंड को क्लियरली सुनने के लिए। अगर मान लीजिए सर इससे कम दूरी पे करें, 17.2 से दूर होंगे तो इको तो सुनाई देगा, लेकिन 17.2 से पास आकर के खड़े हो जाएं तब क्या सुनाई देगा सर? तब उस केस में एक नया प्रोसेस आता है जिसको बोलते हैं रिवर्बरेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? अच्छा एक बार ये देख लो मल्टीपल इको क्या है। पहाड़ पे जाते हो, सिमरन एक बार चिल्लाते हो, लेकिन एक बार इधर से सुनाई देता है सिमरन, एक बार इधर से सुनाई दे रहा है सिमरन, है ना। तो मल्टीपल टाइम्स इको हमें सुनाई दे रहा है, तो उसी चीज को कहते हैं मल्टीपल इकोस। ठीक है, अब रिवर्बरेशन क्या है कि भाई साहब स्पीकर और जो सुनने वाला है लिसनर, इनकी बीच की दूरी मान लो 10 मीटर है, यानी कि 17.2 मीटर से कम है। 17.2 मीटर से कम है। खैर यहाँ पे तो गलत केस बना रखा है, मैं इस केस को क्यों इससे बता रहा हूँ,
है ना? ये केस ही गलत है, मैं तुमको अलग से कोई बता देता हूँ। वही हुँ, यहाँ पे मनुष्य प्रकटम ये मान लो 10 मीटर पे खड़ा है, ठीक है? अब यहाँ पे खड़े होकर के ये चिल्लाता है, तुम लोगों ने देखा होगा खाली हॉल में जाने पे, घर में जब कमरे-वमरे खाली होते हैं, का सारा सामान हट जाता है और वहाँ पे जाके हम लोग कुछ बोलते हैं तो हमारी आवाज़ गूंजती है ना? वो जो गूंज रही है वो किस वजह से गूंज रही है? क्योंकि हमारी डिस्टेंस कितनी है? बहुत कम है और हमारी डिस्टेंस क्योंकि बड़ी कम है 17.2 से कम है इसीलिए हमारे हमारी आवाज़ सुनाई तो देती है पर 0.1 सेकंड से पहले ही सुनाई दे रही है। इस वजह से हम लोग क्लियर नहीं कर पाते हैं कि हमने बोला क्या था? वो गूंज एक समझ में आता है। बात क्लियर हो रहा है? वो एक बस रिवर्बरेशन एक गूंज हमको समझ में आता है और इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा है persistence of sound due to repeated reflection but these reflections are not able to hear properly or distinguish from our main sound। तो ऐसा कब होता है बिग हॉल ऑडिटोरियम वहां पे भी। सर अभी तो आपने बताया एक छोटे से कमरे के अंदर एक छोटे से कमरे के अंदर यहाँ पे लिखा है बिग हॉल के अंदर इधर देखो बिग हॉल के अंदर इको तो हो रहा है 17.2 मीटर से दूर जाओगे तो इको तो होगा है ना। मैं मान लो यहाँ पे 17.2 मीटर है वहां से यहाँ तक अब मैं इससे दूर जा रहा हूँ तो इको तो हो रहा है 17.2 वाली कंडीशन पूरी फुलफिल होगी लेकिन चार तरफ से साउंड ऐसे टाइम पे आ रहा है जो मुझको क्लियर भी नहीं हो रहा है क्लियर नहीं हो रहा है कि पता नहीं कौन क्या बोल रहा है और भी कुछ आ रहा है दिमाग कान के पास क्या बोल रहा है मुझे कुछ क्लियर नहीं हो रहा है वही तो रिवर्बरेशन है ना वही तो रिवर्बरेशन है। तो बिग हॉल के अंदर भी होता है ऑडिटोरियम में भी होता है। अब मैं फाइनल स्टेटमेंट बोलता हूँ 17.2 मीटर से अगर कम है तो सिर्फ रिवर्बरेशन होगा 17.2 मीटर या उससे ज्यादा है तो इको और रिवर्बरेशन दोनों होगा। क्लियर है? ठीक है। तो रिवर्बरेशन एक ऐसा इफेक्ट है जो कि वॉल रूफ का अच्छा तुम लोग यही दीवार है अगर मैं मान लो तुम लोग चले जाओ मैं वीडियो बनाऊं तो गूंजती है आवाज ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूँ कि फोम वोम ला करके दीवारों पे ऐसे लगा देता हूँ जिससे जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रही है ना जो रिवर्बरेशन हो रहा है वो ना हो और वो फोम जो है उस आवाज को एब्जॉर्ब कर ले। तुम लोग अगर थिएटर जाओगे ना तो देखो कि दीवारों के ऊपर भी कुछ रखा है जो वॉइस को एब्जॉर्ब कर लेता है रिफ्लेक्ट होने नहीं देता। वरना तो थिएटर में जाए तो आवाज तो बड़ी गूंजनी चाहिए थी पर नहीं गूंजती। वहां पे सिर्फ एक ही जगह से आवाज टकराती है वो है सीलिंग। वो क्या है सीलिंग। आगे देखेंगे कैसे सीट आर डिजाइंड अकॉर्डिंग अभी ये चीज आएगी आगे थिएटर ही का केस है ठीक है। अच्छा मैं बता देता हूँ यहाँ पे मान लो ये थिएटर है कुछ इस तरीके से ठीक है। ये थिएटर है तो अगर यहाँ पे स्पीकर कहीं लगा है तो वो कहीं पे नहीं टकराएगा है ना। पूरी चारों तरफ सीट लगी होती है कुछ इस तरीके से हर तरफ सीट लगी होती है तो साउंड ऊपर जाए और सब तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो कोई भी जगह खाली ना रहने पाए। इस तरीके से कॉनकेव फॉर्म में सीलिंग बनाई जाती है और रिफ्लेक्शन सिर्फ और सिर्फ सीलिंग पे होता है। सीट के ऊपर भी ऐसा मटेरियल होता है जो कि साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसा ना हो कि साउंड नीचे से टकरा के दोबारा ऊपर जाए। तो टकराना रोकने के लिए जितनी अच्छी क्वालिटी के तुम लोग थिएटर जाओगे उतनी अच्छी क्वालिटी का ये सारी चीजें मिलता है तुमको ठीक। अ पर्सन क्लैप्ड हिज हैंड नियर अ क्लिफ एंड हर्ड द इको आफ्टर 2 सेकंड व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ। वही सेम क्वेश्चन है बस 2 सेकंड यहाँ पे टाइम दे रखा है एक बार कर लेना आंसर आ जाएगा है ना। आगे आते हैं यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ठीक। अब ये पूरा यूजेस के ऊपर ही है क्या है देखो भाई साहब मेगाफोन हॉर्न म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ये सब जो है इनके अंदर मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है कैसे देखो मैं दिखाता हूं यहाँ पे कुछ इस तरीके फ्लूट मान लो ले लेते हैं ठीक है। अब वॉइस जो है ना वो यहाँ से जाती है टकराती इधर ऐसे ऐसे टकराते ऐसे निकल जाती है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन हुआ कि नहीं हुआ है ना। यही सेम चीज स्टेथोस्कोप के अंदर भी वही यहाँ पे दे रखा है कि इनके अंदर मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है साउंड का और साउंड आगे की तरफ ट्रेवल होती है सेंड द साउंड इन वन डायरेक्शन। इसकी मदद से एक चीज का फायदा है जब साउंड पाइप से निकलती है ना तो इधर इधर नहीं जाती है वो सिर्फ और सिर्फ उधर जाती है जहां पे हम लोग भेजना चाहते हैं है ना। देखा होगा जैसे तुम लोग भी ऐसे करके बात करते हो एग्जाम टाइम में चीटिंग करना फोर्थ का थर्ड वर्ड दो है ना। तो ये क्या करो डायरेक्शन ही तो दे रहे हो साउंड को ठीक है। आगे स्टेथोस्कोप का एक केस देख लो कि भाई साहब जब दिल पे लगाया जाता है तो ये जो इसका डायफ्राम वाला इलाका है यहाँ से साउंड अंदर की तरफ जाता है। अब ये पाइप जो है इसको डायरेक्शन दे रही है ना। यहाँ पे देखो पाइप के अंदर का ये व्यू दिखा है मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते 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 ये कान तक पहुंच रही है और हमको आवाज सुनाई दे रही है। वर्किंग प्रिंसिपल मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड तो लंग्स का साउंड हार्ट बीट का साउंड ये सब चीजें सुनाई देती है। साउंड रीचेस डॉक्टर्स ईयर इफिशिएंटली इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। कॉन्सर्ट हॉल के अंदर ऊपर कर्व सीलिंग होती है ताकि सब तरफ यूनिफॉर्मली आवाज पहुंच जाए। नेक्स्ट रेंज ऑफ ह्यूमन हियरिंग कितनी होती है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक की होती है ना। अगर इससे कम होगी तो नहीं सुनाई देगा इससे ज्यादा होगी तो नहीं सुनाई देगा ठीक है। अच्छा
The range of frequency that the human ear can hear is called audible range. Audible range for an average human is this, जैसा कि बताया 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक, ठीक है। 1 हर्ट्ज का मतलब 1 साइकिल पर सेकेंड होती है। दिस रेंज डिक्रीजेस विद द एज, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी 20 किलो हर्ट्ज से 18 तक आ जाता है। लेकिन एक न्यू बॉर्न बेबी 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा की भी साउंड सुन सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, जैसे ये लाइट का होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखा था ना, तो लाइट का रेंज है, लाइट से पहले वाली, लाइट के बाद वाली, ये अभी नहीं पढ़ना है। ऐसे ही साउंड का होता है कि भाई साहब 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज के बीच का ये रेंज है। इससे बाहर जो जाती है, यानी 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा वाली जो वॉल्यूम होती है, उसको अल्ट्रासोनिक कहते हैं। अल्ट्रासोनिक है ना, यहाँ अल्ट्रासाउंड लिखा है। और इससे कम वाली जो होती है वो इंफ्रासाउंड होती है, या इंफ्रासोनिक। सोनिक वर्ड ही है साउंड के लिए, इंफ्रासाउंड बोल सकते हो। बच्चों के अंदर देखो, कैन हियर अप टू 25 किलोहर्ट्ज, 5 साल के बच्चे 25 किलोहर्ट्ज तक भी सुन सकते हैं। ठीक है, डॉग, बैट, डॉल्फिन, डॉल्फिन के लिए एग्जांपल, ये सारे एग्जांपल एनसीईआरटी के हैं, कुछ मैं अलग से नहीं दे रहा हूँ। देखो एलिफेंट का एग्जांपल भी एनसीईआरटी ने दे रखा है कि भाई साहब वो 20 किलोहर्ट्ज से कम की साउंड भी प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, 12 किलोहर्ट्ज तक का, फिर ह्यूमन का रेंज है, फिर कैट का है, डॉग का है, माउस का है, ये सब एक रेंज है जिसके बीच में। बैट का साउंड तुम लोगों ने सुना होगा, एकदम सीटी की तरह रहता है, कान में चुभने वाला, अगर कभी कभार सुने हो तो। ठीक है, जो रेंज ऑफ हियरिंग हमारे तक में रहता है वो हमें सुनाई देता है, उसके बाद का हमें सुनाई नहीं देता है। कुछ कैट को भी तो दे देता है, और बाकी तो फिर बैट अपने में ही वार्तालाप कर रहे होते हैं। ये देखो एक रेंज बना दिया है, क्या इंफ्रासोनिक साउंड, वो साउंड जो कि ऑडिबल रेंज से कम होती है ना, 20 किलोहर्ट्ज से। एग्जांपल क्या है, देखो व्हेल और एलिफेंट, राइनोसेरोस, इन सब के अंदर क्या है, पेंडुलम, ये सब क्या है, बहुत धीमे धीमे वाइब्रेट कर रहे हैं। तो इनकी साउंड, अभी मैंने ये इस तरीके से वाइब्रेट कर रहा था, इस मार्कर को ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा था, तो ये सुनाई दे रहा है क्या? नहीं, नहीं सुनाई दे रहा। इंफ्रासोनिक साउंड है, बहुत हल्की सी साउंड आ रही है। अर्थक्वेक का साउंड, तुमने देखा वो कुछ भेड़ बकरियां अर्थक्वेक का साउंड सुनते ही, इधर अभी आया नहीं, वो लोग सुनते ही इधर-उधर दौड़ने लगते हैं। उनको पता चल जाता है जानवरों को कि अर्थक्वेक आने वाला है। कैसे? उनको इंफ्रासोनिक साउंड सुनाई देती है। प्रोड्यूसेस लो फ्रीक्वेंसी इंफ्रासोनिक बिफोर द मेन शॉक। मेन शॉक आने से पहले वो इंफ्रासोनिक साउंड रिलीज करता है, जिसकी वजह से सारे जानवर इधर-उधर सब उथल-पुथल होने लगते हैं। एप्लीकेशन, एनिमल सेंस द इंफ्रासोनिक एंड गेट डिस्टर्बेंस बिफोर अर्थक्वेक। अर्थक्वेक, अगर कभी देखो जानवर अचानक से, सारे जानवर उथल-पुथल कर रहे हैं, समझ लेना अर्थक्वेक आने वाला है। बस 5 से 10 सेकंड में आ जाएगा मतलब। ठीक है? नाउ रेंज ऑफ हियरिंग, मैंने जैसा कि बताया हमारा 20 किलो हर्ट्ज से जो ज्यादा है, जैसे कि बैट्स, ठीक है, पोर्पोइजेस और डॉल्फिन, इन सब के केसेस में क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड रहते हैं, तो ये लोग उसके लिए सेंसिबल हैं। हालांकि मॉथ और रैट कम्युनिकेट करते हैं अल्ट्रासाउंड की मदद से, प्रेडेटर से बचते हैं, कुछ प्रेडेटर को खाते हैं। जिनकी हियरिंग एड है, कान में दिक्कत है, वो ऐसी मशीन लगा लेते हैं जो कि वॉइस को एम्पलीफाई कर देता है और सुनने में मदद कर देता है। बैटरी ऑपरेटेड होता है। हियरिंग एड वही माइक्रोफोन, एम्पलीफायर, स्पीकर, साउंड रीचेस आर ईयर क्लियरली। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलते बोलते थक जा रहा हूँ, मैं भी माइक लगा लूँ, स्पीकर बढ़ा दूं, लाउडनेस बढ़ गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, हमारी मदद के लिए ही है। ये भी इंफ्रासोनिक अल्ट्रासोनिक बता दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं। सेम चीज, अब देखो अल्ट्रासाउंड कहाँ कहाँ काम आ सकता है। पहली चीज, अल्ट्रासाउंड एक हाई फ्रीक्वेंसी साउंड होती है जो कि हमको सुनाई नहीं देती है। ठीक है, वेल डिफाइंड स्ट्रेट पाथ ट्रेवल इन, तो ये खासियत क्या है, जहां से अगर मैंने इसको यहाँ से प्रोजेक्ट किया तो ये एकदम स्ट्रेट जाएगा अल्ट्रासाउंड, इधर उधर डेविएट नहीं होता। मेरी आवाज इधर उधर डेविएट हो रही है, लेकिन अल्ट्रासाउंड बहुत स्ट्रेट जाने की कोशिश करता है ना। डिस्टर्बेंस, उससे डिस्टर्बेंस बीच में एयर की क्वालिटी है, ये सारी चीजों से वो जल्दी डिस्टर्ब नहीं होता। कैन पास थ्रू ऑब्स्टेकल विदाउट पेंडिंग मच, तो मतलब कोई ऑब्स्टेकल, कोई बीच में हाथ भी रख दूं तो अल्ट्रासाउंड उसको चीरते हुए चला जाएगा, है ना, ज्यादा डिस्टर्ब हुए बिना। अब इसी की मदद से हम लोग क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड की मदद से, देखो अल्ट्रासाउंड की मदद से हम लोग क्लीनिंग एक्टिविटी करते हैं, कुछ चीजों को जो साफ करते हैं। मतलब कुछ होता है ना, तुम लोगों ने घरों पे देखा होगा, बहुत ही और क्या बोलते हैं यार, स्क्रू वगैरह हो गया, जिसके अंदर घुस करके साफ करना इम्पॉसिबल है। मतलब इतना बारीकी रहती है कि उसमें घुस के साफ नहीं कर सकते, तो उसको पानी में डालते हैं, एक क्लींजिंग वो रिएजेंट डालते हैं, फिर अल्ट्रासाउंड पास करते हैं। तो अल्ट्रासाउंड जब पास करते हैं ना, तो वो मटेरियल बहुत तेजी से वाइब्रेट करता है, उसके ऊपर का जो डर्ट है पानी के साथ मिलकर के धुल जाता है। तो अल्ट्रासाउंड क्लीनिंग एक्टिविटी में भी मदद कर रहा है ना, क्लीनिंग एक्टिविटी में मदद कर रहा है। जैसे कि स्पाइरल ट्यूब, जहां तक हमारा हाथ नहीं पहुंच रहा, फिर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और ऑड शेप पार्ट्स, उन सबको क्लीन करने में मदद करता है। ऑब्जेक्ट प्लेज इन क्लीनिंग सोल्यूशन, वही अब जो मैंने अभी बताया, सोल्यूशन में डालो, उसमें रिएजेंट मिलाओ, अल्ट्रासाउंड पास कराओ, वो वाइब्रेट करेगा और धुल जाएगा।
इसके बाद अगर किसी चीज़ से हम लोग इसको पास करा रहे हैं तो ये क्लियरली स्ट्रेट पाथ में चला जाएगा बिना डिस्टर्ब हुए, चाहे जिस भी मीडियम से। लेकिन अगर बीच में कोई भी क्रैक है, जैसे कि यहाँ पे देखो थोड़ा-सा क्रैक है, यहाँ पे सीमेंट नहीं पहुँच पाया, तो ये अल्ट्रासाउंड डिटेक्ट कर लेगा, वापस रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ जाएगा। तो हमको पता चल जाएगा कि अच्छा इस इलाके में गड़बड़ी है, ठीक है? यानी कि ये क्रैक्स को पता करता है, क्रैक्स को रिड्यूस करता है, क्रैक्स को ढूँढने में मदद करता है। बिल्डिंग, ब्रिजेस और जो मशीन्स बनती है, जो बहुत पावर वाली होती हैं, वो अल्ट्रासाउंड की मदद से डिटेक्ट की जाती है कि सही बनी है कि नहीं बनी है। अल्ट्रासाउंड वेव जो है वही मेटल पे जाता है, उसको डिटेक्ट करता है, जहाँ पे भी गड़बड़ी है वहाँ से वो रिफ्लेक्ट करके वापस आ जाता है। क्लियर है? फिर डिटेक्टिंग क्रैक्स इन मेटल ब्लॉक जैसा कि अभी दिखाया वही सेम चीज़ है ना? ये अल्ट्रासाउंड करके क्या है कि एम्ब्रियो का भी पता चल सकता है, एम्ब्रियो के अंदर अगर कोई डिफेक्ट है वो भी पता चल सकता है, मेल है, फीमेल है, हालाँकि ये पता करना मना है, इल्लीगल है कि मेल है कि फीमेल है, ठीक है? ये सारी जानकारी हमें अल्ट्रासाउंड की मदद से हो सकती है, हार्ट की स्ट्रक्चर की स्टडी हर चीज़, यहाँ पे देखो ये क्या है हार्ट का स्ट्रक्चर है, हार्ट का स्ट्रक्चर है ना? इसकी भी स्टडी हमारी अल्ट्रासाउंड से हो सकती है, देखो एम्ब्रियो किस तरीके से मौजूद है ना? तो इस ये भी सारी चीज़ लिवर के अंदर, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन वगैरह ये सारा डिस्कशन हम लोग अल्ट्रासाउंड की मदद से कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड से इन सब की इमेज आ सकती है। आगे बढ़ते हैं। ये प्रोसेस अल्ट्रासोनोग्राफी कहलाती है वैसे। वर्किंग अल्ट्रासाउंड पास करता है जहाँ और बॉडी के टिश्यू में चीरता-फाड़ता हुआ जहाँ पे डेंसिटी अचानक से हाई मिलती है वहाँ से टकरा करके वापस आता है और हमको बताता है कि अच्छा वहाँ पर कोई चीज़ है जिससे हम लोग एक इमेज जनरेट करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से। ठीक है? इमेज जो मॉनिटर के ऊपर आती है और हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं कि भाई साहब स्टोन है, ट्यूमर है, क्या-क्या चीज़ें हैं। आगे ये देखो यहाँ पे पथरी किडनी के अंदर स्टोन इसको अल्ट्रासाउंड की मदद से टुकड़ों में तोड़ दिया गया जिसकी मदद से आसानी से यूरिन के जरिए निकल जाता है ठीक है तो ये सब मेथड भी इस्तेमाल किया जाता है अभी ये आगे पूरे क्वेश्चंस ही हैं इन क्वेश्चंस हैं होमवर्क ले लो ठीक है ये सॉल्व करना कोई दिक्कत होगी तो बताना ठीक चैप्टर एकदम फिनिश कोई दिक्कत गला सूख गया बेटा तुम लोग को बोलते बोलते तुम लोग बंद क्यों कर रहे हो चैप्टर पढ़ो क्या टाइम हो रहा है 6 ही तो हुआ है